सो बताओ आज क्या करें, आगे कंटिन्यू करें या डाउट करें, क्या कहते हो? सर बता दो, 4-5 क्वेश्चन और। कौन सा? 4 और 5 और बचे हुए हैं। 4-5 क्वेश्चन, अच्छा। चलो तो कौन सा, एमए वाला एमएस वाला, कौन सा ओपन करूं? एमए वाला सर। बताओ कौन सा? 92 सर। ऐसे संडे में डाउट क्लास, जो लोग पीछे चल रहे हैं संडे तक सीक्वेंस सीरीज के जो भी 5-6 असाइनमेंट है, PYQ असाइनमेंट नाम का फोल्डर ड्राइव में, उसमें तो आप उसको कंप्लीट करो पहले, या ग्रुप में भेजा था मैंने। संडे को 7 to 10 मॉर्निंग में फिर डाउट क्लास है, उसमें डाउट ही डिस्कस करेंगे, किसी भी टॉपिक का डाउट हो तो संडे भी डाउट क्लास ही है। चलो सो 92, हाँ या तो अभी जिसके वो कर लेता हूँ, वरना फिर संडे को पूछ लेना है ना, संडे कर सकते हैं, क्योंकि संडे भी लोग ज़्यादातर तो आते नहीं है, मुश्किल से है ना, कोई सुबह तो उठता नहीं है, तो जिनको डाउट है वो सुबह उठो, मतलब बहुत बच्चे कम ज्वाइन करते हैं संडे को, तो संडे भी कर लेंगे। अभी एक दो देख लेता हूँ ऐसे, फिर थ्योरी। राहुल तुम्हारा माइक कौन है भाई? राहुल बंकर। सो कौन सा, ये वाला 92? यस सर। ओके, हाँ क्या बोल रहे हैं? लेट टी डिनोट द सम ऑफ द, टी डिनोट द सम ऑफ द कन्वर्जेंट सीरीज दिस। तो ये तुम्हें दिख रहा है किसी का एक्सपेंशन है? किसका एक्सपेंशन है ये? log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है, फिट करो इसको, है ना, तुम log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में फिट करो तो क्या आएगा? t की वैल्यू कितनी है, किसके इक्वल है ये? t जो है, बताओ भाई, कोई इसको सिंप्लीफाई कर बताओ, log में कन्वर्ट करो, क्या आंसर आएगा? कोई बताओ तुम में से, इसका log में एक्सपेंशन लिखो, log 1 प्लस एक्स पे फिट करो। सो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन देखो क्या है, और उस पे इसको फिट करो, क्या आएगा? log 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो पहला वाला log 2 हो गया, चेक कर लेना बाकी लोग। सो log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में लिखोगे, दिख जाएगा तुम्हें। दूसरा वाला क्या है? एस डिनोट द सम ऑफ द सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज दिस। तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4। अच्छा, ये टर्म को थोड़ा इधर उधर कर दिया नहीं, सो प्लस 1/3, तो क्या प्लस में चल रहा है? 1, 1/3, 1/5, इस तरीके से, है ना, और बाकी ठीक है ना, ये 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/, इस तरह से हो रहा होगा। और क्या है? सो -1/4, -1/2, -1, -6, 8, 10, 12। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है, देखो टर्म्स को थोड़ा अरेंज कर दो। तो इसमें क्या चल रहा है? 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 -1/6। ध्यान से देखो तुम, 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 -1/6, ये होगा ना। फिर आगे प्लस 1/7। सो क्या लगता है तुम्हें? अच्छा, यहाँ पे टर्म्स इस तरह से अरेंज किया इन्होंने ना, कि a 3m इस तरह से चल रहा है, 2m -2 और 4m, 4m मतलब है ना, ये 4, 8, 12 इस तरीके से अरेंज किया हुआ है।
और यहाँ है 2 6 10 इस तरीके से है 1 3 5। तो पूछ रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये तो इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, इनफाइनाइट तक क्या होगा। तो पूछ रहा है कि मुझे फॉलोइंग इज ट्रू, टी एस इक्वल है 2t बराबर एस है, t बराबर 2s है, t और s दोनों 0 के इक्वल है। तो लास्ट ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गया, हाँ या ना, 0 तो है नहीं। t हमने देख लिया कि log 2 है, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन है ना, तुम गूगल कर लो उससे मिल जाएगा, बुक में देख लो किसी कैलकुलस की बुक में, ये याद रखना log 1 प्लस x का एक्सपेंशन, e की पावर x का एक्सपेंशन, sin x का एक्सपेंशन, cos x का एक्सपेंशन, ये सब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका एक्सपेंशन लिख के सामने दीवार पे चिपका लो, क्योंकि अक्सर जरूरत पड़ती रहती है, लिमिट्स के क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ती रहती है। सो एक्सपेंशन कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन बोलते हैं, जो आगे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन हर जगह यूज होगा, तुमने पहले भी देखा होगा, तो ये 11 12 में भी कई बार यूज होता है लिमिट्स में। तो वो एक जगह लिख के सामने दीवार पे चिपका लो ताकि याद रहे तुम्हें, अपने पास टेबल पे रखो कि इसका एक्सपेंशन ये होता है। तो उस एक्सपेंशन से आपके पास log 2 हो गया। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है आंसर क्या होगा इसमें? मुश्किल तो नहीं लग रहा क्वेश्चन ये? सर इसमें अगर पैटर्न को अरेंज करें जितने टर्म्स दिए हुए हैं तो सब ये तो बराबर ही दिख रहा है ना। तो तुम्हें क्या उसमें आंसर में क्या दे रखा है? वो सी वाला। अच्छा, तो इसमें जैसे यहाँ पे तो टर्म देखो, ये सीरीज टी लिखते तो टी क्या है हमारा, मतलब टी कुछ इस फॉर्म का है, समेशन -1 की पावर n इंटू 1 बाई एन, एन फ्रॉम -1 की पावर n प्लस 1 बाई एन ले लो ना, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये टी है। और s जो है समेशन n है, जहाँ पे a1 तुम्हारा है ना, a1 जो है 1 है, मतलब ये इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, मतलब 3 सब सीक्वेंस में बांटा हुआ है इन्होंने, दिस इस तरह आगे 1/7 यहाँ रहा होता। सो इस तरह से टर्म्स में ब्रेक किया है। 3 सब सीक्वेंसेस हैं यहाँ पे, है ना, सो यू हैव 3 सब सीक्वेंसेस। और दूसरा है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। तो अगर तुम थोड़ा ध्यान दो इसमें, अगर मैं इन टर्म्स को साथ ले लूं, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/6, 1/2, 1/6, 1/10, ठीक है। तो इन सब, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पहला टर्म तो देखो, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, अगर मैं एस को लिखूं कि देखो टर्म वैसे तो अरेंज वैसे ही है, लेकिन वैसा हो नहीं रहा। यहाँ पे क्या है, 3 के बाद 4 ही आएगा, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, 1 है के बाद 2 4 उसके बाद 3 आ रहा है, 6 8 उसके बाद 5 आ रहा है, 10 12 उसके बाद 7 आ रहा है ना। अगला क्या होगा फिर तुम्हारा आएगा 7 के बाद क्या आया होगा, 14 16, फिर 1/9 आएगा। तो इस तरीके से चल रहा है। तो इवन टर्म्स ज्यादा बार आ रही हैं ऑड के कंपैरिजन में। तो मुझे लग रहा है इसको थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं। सो हमारे पास t तो सिंपल था, समेशन -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो ये log 1 प्लस x के एक्सपेंशन पे आ जाएगा log 2। अब s जो है ये इस फॉर्म का है कि पहले आप देखो उन टर्म्स को कलेक्ट कर लो जो हमारे पास था। जैसे यहाँ पे ऐसा है ना कि समेशन एक है a 3m प्लस 1 वाला, दूसरा फॉर्म है a 4m, कौन सा -1 बोला हुआ है, सर 3m 3m -1 3m -2 नहीं एक मिनट, 2m -1 2m 4m -2 और 4m है, अच्छा सॉरी 3m 3m 1 3m -2, हाँ ठीक है, 3m 3m -2, सो 3m 3m -2 ना, ये 3m -2 था ये। सो a 3m -2 वाला टर्म, फिर यहाँ पे तुम्हारा एक है 4m, नहीं वो उसमें 4m है, यहाँ पे 3m 3m -1 3m -2, ओके। सो 3m -2 3m -1 मान लो इस तरह से है। इस तरीके से। हो क्या रहा है, अगर तुम टर्म्स को अरेंज कर लो तो क्या होगा, ध्यान दो। अगर मैं
पहले वाला टर्म 1/3 1/5 1/7 एक ये हो गया। दूसरा नहीं माइनस में है ना बीच में, सो माइनस, अब देखो जरा, मतलब बोल रहा हूं मैं पहले टर्म को एक साथ कर लो, मतलब पहले सेंस ये सब सीक्वेंस को 1 1/3 1/5 इस तरह से कर लो। अब दूसरे में क्या आ रहा है तुम्हारा, उसको एक साथ कर लो, तो 1/2, उसके बाद क्या है, मतलब मैं और 1/6 और 1/10। हाँ वो सब सीक्वेंसेस, 3 सब सीक्वेंस है ना, सो 3 सब सीक्वेंसेस साथ कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, अच्छा तुमने ट्राई किया है ना, अच्छा क्वेश्चन हालांकि ये, लेकिन थोड़ा सिंसियर हो, अच्छा है। सो यहाँ पे आ गया 1/2 1/6 1/10, अगला क्या होगा 1/14। यस, ठीक है ना, 2 6 चार का गैप चल रहा है, डॉट डॉट डॉट, ये दूसरा टर्म है। उसके बाद अगला, इसमें अगला कौन सा होगा अब, प्लस, अब देखो माइनस ही है ना, 2 माइनस में था आई थिंक, तो माइनस में प्लस में, माइनस में था ना इवन वाला, चेक कर लो, हाँ माइनस में है ना। सो अगला सब सीक्वेंस क्या है देख लो अब। सो जो नेक्स्ट सब सीक्वेंस है तुम्हारा 1/4 1/8 1/12, अगला क्या होगा तो वो लिख लोगे, 1/16। हाँ तो मैं टर्म बाई टर्म अलग कर ले रहे हैं हम लोग। सो 1/4 1/8 1/12 1/16 एंड सो ऑन। चलो सो ध्यान से देखो, तुम अगर इसको ठीक से लिखोगे तो ठीक है, इसमें अगर तुमने कॉमन ले लिया 1/2 तो क्या बचेगा, और 1 + 1/3 वो पहले वाला ही बच जाएगा। अच्छा तो देखो मान लो ये x है सपोज, तो x माइनस 1/2x, तो x माइनस x/2 क्या होगा, x/2। ठीक है, तो ध्यान समझ आ रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो बचेगा ये 1/2 टाइम 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 डॉट डॉट डॉट, तो ये दोनों मिला के ये आएगा, एग्री, ठीक है ना। ये मैंने बोला ये x है और यहाँ से 1/2 कॉमन लो तो ये x बचेगा, तो x माइनस x/2, तो x/2 तो 1/2 टाइम x लिख दिया, तो ये दोनों मिलके ये बना। अब उधर से क्या कॉमन लेना चाहोगे, 4 कॉमन ले लो, 4 या 2 तो x/4 बन जाएगा, x/4 बन जाएगा। अच्छा सो माइनस में नहीं, तो मुझे अगर बनाना है यहाँ पे मान लो उसके जैसा, ये कैसा था 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 एंड सो ऐसा ना, तो हमने अभी हमारे पास ये है, अब मुझे ऐसा करना है 1/2 कॉमन लो, अगेन यू टेक 1/2 कॉमन, क्या बचेगा इसमें से 2 निकालो, 1/2 निकालो बाहर, क्या बचा, यही चल रहा है ना। अब तुम 1/2 पूरे में से कॉमन ले लो, तो क्या ये वैसा बना जो पहले था, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 + 1/7 - 1/8, चेक करो। तो यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, टर्म्स का है कि और टर्म दो गैप पे आ रहा था एस में, तो इसीलिए हमने ऐसा कर दिया। अब देखो अब ये किसके इक्वल हो गया, 1/2 इंटू ये ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है t, सो आपके पास आ गया s बराबर s इज इक्वल टू t/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके t बराबर 2s, तो t - 2s इज 0, और दोनों नॉन जीरो क्वांटिटी है, s भी नॉन जीरो है t भी नॉन जीरो है, दोनों नॉन जीरो क्वांटिटी है, ठीक है जी देख लो। तो यहाँ थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, टर्म को वो कर दिया, तो सम ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ऑड उसमें गैप पे आ रहा है, तो इवन का सम होगा इसीलिए वैसा हो रहा है, ठीक है आदित्य ओके है ये। हाँ मतलब तुम्हें मुझे सबसे ज्यादा सेंसर बच्चा लग रहा है जो यहाँ तक पहुंचे हो, वरना फर्स्ट बैच में कोई बच्चा यहाँ तक पहुंचा नहीं है, पहुंचा भी होगा तो डाउट पूछा नहीं उसने, ये है। तो या हो सकता है कर लिया हो है ना बच्चा, अच्छा हो, मैं नहीं करा, मतलब डाउट पूछा नहीं किसी ने ये सब, क्योंकि वो फर्स्ट बैच में है ना, हो सकता है उन लोगों ने कर लिया हो, तो अच्छे अच्छे बच्चे हमारे पास बहुत सारे हैं तो कर लिए होंगे, तो इस तरह से। तो नेक्स्ट बताओ। 95 सर।
चलो 95 ये क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा। ये है ना 38। अच्छा हाँ सर। हाँ, हालांकि ये मैंने फर्स्ट बैच के जो वीडियोस देखे होंगे उसमें डिस्कस कर चुका हूं मैं, मुझे याद आ रहा है। तो देखो, या संडे वाले क्लास में डिस्कस किया था, नहीं किसी क्लास में डिस्कस किया है मैंने क्वेश्चन, मुझे याद आया। चलो चेक करते हैं। संडे में डिस्कस किया एक्चुअली, संडे डाउट क्लास में, किसी संडे क्लास में डिस्कस किया, मुझे याद आ रहा है, नहीं तो हो सकता है फर्स्ट बैच में किया हो। अब इतने सारे डाउट क्लास होते रहते हैं कहाँ पे। चलो देखते हैं। तो कह रहा है कि लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, फिक्स नहीं किया पॉजिटिव नेगेटिव, अभी यही कह रहा है ना कि xn बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कंसीडर द सेट। अब p एक सेट है, वो n का कलेक्शन है, n का कलेक्शन है, p इज अ सेट ऑफ n। सो सेट p जो है, दिस p इज सेट ऑफ n सच दैट xn इज मोर देन xm। ओके, सो जो xn है दैट इज मोर देन xm फॉर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर m मोर देन n। तो पहले तो मुझे ये बताओ, इसको देखो और इसको देखो, मुझे देख के बताओ ये किस सीक्वेंस की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस की या डिक्रीजिंग सीक्वेंस की? इंक्रीजिंग सर। अरे ध्यान से देखो, m मोर देन n है, इसको पलट दिया तुम कंफ्यूज हो गए। m मोर देन n है और यहाँ पे क्या है, m के टर्म में बताओ xm और xn में क्या रिलेशन है, ये बताओ मुझे। एक्शन बड़ा है सर। तो लेस देन है, तो m मोर देन n है, उस केस में xm लेस देन xn है। तो बताओ ये क्या बोलना चाह रहा है, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? बताओ बताओ भाई, दिख तो रहा है। इंक्रीजिंग कैसे दिख रहा है तुम लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बताओ मुझे, अगर x मोर देन y है और fx भी मोर देन fy है तो इसको क्या बोलोगे? फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अच्छा, और x मोर देन y है और fx लेस देन fy है तो इस फंक्शन को क्या बोलोगे? हाँ, सो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अब मुझे फिर से बताओ, अब ये सीक्वेंस फंक्शन ही तो है, ये जो तुम्हारा है ये fm है और ये तुम्हारा fn है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन इटसेल्फ, तुमने शुरू फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा कि सीक्वेंस एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में। तो xn fm है और क्या रिलेशन है, तो m मोर देन n है और fm लेस देन fn है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस? डिक्रीजिंग है ना, तब क्लियर हुआ, तो इंक्रीजिंग कह रहे थे। सो m मोर देन n है तो fm लेस देन fn कह रहा ना ये। तो ये वैसे n को काउंट कर रहा है जिसके लिए, मतलब एक, उसे समझो, कहना क्या जा रहा है कि p उस n का कलेक्शन है जिसके लिए xn मोर देन xm हो, जहां m नेचुरल नंबर है और m मोर देन n है। तो जहां m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो या ऐसे बोलो n लेस देन m, मैं ऐसे पढ़ देता हूं, n लेस देन m हो, और m कोई भी नेचुरल नंबर है, m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो वैसा n तुम्हें काउंट करना है जिसके लिए xn मोर देन, तो कुछ एक इसमें कहा xn बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तुम कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो, ठीक। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, चलो अगर मैं कोई मुझे सीक्वेंस आसान से बताओ। 1/n, चलो बहुत अच्छा। तो मान लो xn ले लिया 1/n, ठीक। अब तुम सोचो, तुम्हें वो p सेट बताना है क्या होगा इस सीक्वेंस के लिए। तो तुम्हें बताना है कि इस सीक्वेंस का वो p क्या होगा। तो ये क्या करना चाह रहा है कि यू आर काउंटिंग n सच दैट xn मोर देन xm हो जाए और तुम्हारा m मोर देन n हो, तो मतलब n लेस देन m हो लेकिन xn मोर देन xm हो। तो पहले ये चेक करो 1/n इंक्रीजिंग सीक्वेंस है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है? हाँ भाई, n को 1/, रखो ना, 1 रखोगे तो 1 हो गई, 2 रखोगे 1/2, 3 रखोगे 1/3। तो a1 इज मोर देन a2 मोर देन a3 मोर देन a4 मोर देन a5, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब ये क्या कहना चाह रहा, तुम वो सारे n बताओ मुझे, वैसे नेचुरल नंबर्स बताओ जिसके लिए xn xm से ज्यादा हो जाए, और फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, और वैसे नेचुरल जो m से ज्यादा हो। तो जैसे मान लो मैं n को 1 रखता हूं सपोज, तो 1 इसमें आएगा, तो x1 मोर देन xm फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल जहां m मोर देन n है।
तो मुझे पी सेट बताओ यहाँ पे क्या होगा इस सीक्वेंस के लिए। ध्यान से पढ़ो पी का डेफिनेशन। पी एक सेट है जो एन काउंट कर रहा है, एन उसके अंदर आएगा अगर ऐसा हो रहा है तब, ऐसा नहीं हो रहा है तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो बताओ इस सीक्वेंस के लिए पी सेट क्या होगा मेरा। नहीं नहीं, एन में नेचुरल नंबर आएंगे। हाँ हाँ, अब मैं चेक करता हूँ वन है कि नहीं। तुम सिंपल एग्जांपल देखो, मैं चेक करना चाहता हूँ वन है कि नहीं इसमें, तो एन की जगह वन रख दो हर जगह। तो क्या x1 ज्यादा है xm से फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पे m ज्यादा है 1 से। चेक करो क्या वन इस सेट में होगा, तो वन इस सेट में आएगा अगर मैं n की जगह वन रख रहा हूं हर जगह। मैं चेक कर रहा हूं वन आएगा कि नहीं आएगा, तो वन सेटिस्फाई करेगा इसको तो वन आएगा उसमें। तो इस सीक्वेंस के लिए मैं चेक कर रहा हूं, तो x1 इज मोर देन xm, x1 इज मोर देन xm फॉर ऑल m बिलोंग्स नेचुरल नंबर, m मोर देन 1। तो m 1 से ज्यादा कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 2 3 4 5 6 7 कोई भी m ले लो तुम, क्या उसके लिए a1 की वैल्यू ज्यादा है उससे, यस और नो इस सीक्वेंस के लिए। मतलब यहाँ तो सिंपली चेक कर सकते हो ना। अच्छा मैं a कहीं a लिख रहा हूँ कहीं वो बोल रहा हूँ, सीक्वेंस xn है तो यहाँ तुम चेक करोगे x1 मोर देन x2 मोर देन x3 डॉट डॉट डॉट, ये रिलेशन चल रहा है ना, तो ये होल्ड करेगा। n1 रखोगे ट्रू आएगी, n2 रखोगे तब भी ट्रू आएगी। n अगर 2 रख दिए तो x2 मोर देन xm फॉर ऑल m मोर देन 2, यस दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे p तुम्हारा पूरा नेचुरल नंबर हो गया, यहाँ p तुम्हारा क्या हो गया, पूरा नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। ओके, अब इसके हिसाब से देखो कुछ ऑप्शन आउट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आउट होगा चेक करो। कह रहा है कि अगर p इनफाइनाइट है, अगर p इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट है मेरा p यहाँ पे, तो नो सबसीक्वेंस ऑफ xn इज मोनोटोनिकली इन डिक्रीजिंग, देन xn हैज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस। अब चेक करो ये जो 1/n है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है क्योंकि इसकी लिमिट 0 हो रही है, ठीक है। सीक्वेंस है नॉट सीरीज, सीक्वेंस कन्वर्जेंट। सीरीज 1/n डाइवर्जेंट होता है, कई बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होता है कि सर कभी कह रहे हो कन्वर्जेंट कभी डाइवर्जेंट। सीक्वेंस 1/n कन्वर्जेंट है, सीरीज 1/n डाइवर्जेंट है, ठीक। तो ये सीक्वेंस है, तो एक्सेल सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इसके पास जो भी तुम सब सीक्वेंस लो सारे कन्वर्जेंट होंगे, वो तो होंगे ही। ये खुद मोनोटोनिक है कि नहीं है, मोनोटोनिक है, डिक्रीजिंग है ये सीक्वेंस, तो इसका कोई भी सब सीक्वेंस लो डिक्रीजिंग ही होगा, ऑब्वियस है क्योंकि खुद सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, तो इसका हर सब सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगा। एवरी सब सीक्वेंस विल बी डिक्रीजिंग बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग इटसेल्फ। तो अब क्वेश्चन देख लो, ये कह रहा है कि अगर p इनफिनाइट आया, मेरा p इनफिनाइट तो आया, तो xn के पास हैज मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग, सही बात है। नो सबसीक्वेंस xn इज मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग, गलत कह रहा है ये। तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, p इनफिनाइट है लेकिन इसका हर सबसीक्वेंस डिक्रीजिंग ही होगा। तुम ऑड टर्म्स ले लो चाहो तो डिक्रीजिंग है, तो इवन टर्म्स ले लो डिक्रीजिंग है, 1 5 10 इस तरह से ले लो टर्म्स तो भी डिक्रीजिंग होगा, तो ये ऑप्शन आउट हो जाएगा। ओके, अब तुम कोई और भी ट्राई कर सकते हो। तो ये जनरली ये जो ये इनफिनाइट पता है कब आएगा, p जब सीक्वेंस डिक्रीजिंग, कोई और डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले लो 1/n² ले लो तभी नेचुरल नंबर आएगा। तो कोई भी तुम डिक्रीजिंग सीक्वेंस लोगे तो ये नेचुरल नंबर के इक्वल आएगा, ठीक। तो उस केस में ये ऑप्शन ट्रू होगा, हालांकि ये ट्रू है। सो व्हाटएवर डिक्रीजिंग सीक्वेंस यू टेक दिस विल बी ट्रू ऑप्शन, ये ऑप्शन ट्रू होगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं कह रहा हूं कोई भी डिक्रीजिंग ले लो क्योंकि मुझे दिख रहा है ये चीज कि ये कभी भी होगा तो वो इनफिनाइट आएगी। अगर इनफिनाइट आएगी तो उसके पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा ही। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, p फाइनाइट। अब मुझे कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ जहां ये फाइनाइट आ जाए, बता सकते हो। चलो कोई दूसरा एग्जांपल सजेस्ट करो, ये 1/n सजेस्ट किया, कोई नया सीक्वेंस मुझे सजेस्ट करो इसके हिसाब से। कोई भी एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल सजेस्ट करो जहां p फाइनाइट आ जाए। अरे सिंपल डेफिनेशन करना चाह रहा है कि तुम्हारा n काउंट करो जब डिक्रीजिंग है। अगर मैं मान लो चलो दूसरा सीक्वेंस ले लेता हूं, जस्ट n ही ले लेता हूं, ठीक है, xn बराबर n। अब मुझे बताओ n के बारे में, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग है।
ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके देखो ध्यान से, सो x1 इज लेस देन x2 लेस देन x3 डॉट डॉट चल रहा है, क्योंकि 1 लेस देन 2 लेस देन इस तरह से है, xn की वैल्यू n है ना, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब तुम सोचो यहाँ पे कौन क्या ये तो कह रहा था m मोर देन n है, तो xm लेस देन xn डिक्रीजिंग के लिए होना चाहिए। तो इस एग्जांपल के लिए p की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ, p सेट किसके इक्वल आएगा इस एग्जांपल के लिए? जीरो की एम्प्टी हो जाएगा। हाँ यस, क्योंकि अगर मैंने ये सीक्वेंस लिया, मैं p देख रहा हूं कि इस सीक्वेंस के लिए p सेट क्या होगी, तो तुम्हें देखना है कि ये क्या कहना चाह रहा है कि वैसा नेचुरल नंबर तुम लो जिसमें xn ज्यादा हो जाए xm से, और m कोई भी नेचुरल नंबर है उस n से ज्यादा। तो यहां देखो तुमने अगर 1, मैं 1 के लिए चेक करता हूं 1 आएगा इसमें या नहीं आएगा, तो 1 आने के लिए क्या होना चाहिए, x1 मोर देन xm फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n, m मोर देन n। तो क्या यहाँ x1 मोर देन xm है? क्या x1 बाकी सारे नेचुरल नंबर ज्यादा है? नहीं है ना। तो ये कहना जरा वो n काउंट करो जिसके लिए सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो जाए, तो ये तुम्हारा एम्प्टी सेट आएगा, फाई आएगा। और फाई फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट है। एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, ठीक। डेफिनेशन ही है, फाइनाइट का डेफिनेशन दिखोगे लिखा रहता है कि अ सेट व्हिच इज फाइनाइट और हैविंग क्या क्या कैसे डिफाइन किया जाता है, व्हिच इज नॉट काउंटेबल, ऐसा बोल दो। नहीं फिर तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, सॉरी। फाइनाइट को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, हैविंग डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ ठीक है, ऐसे डिफाइन कर लो, अ सेट व्हिच इज एम्प्टी सेट और हैज अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो डेफिनेट का मेरा मतलब ये होता है इसको, है ना। हाँ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो ही फाइनाइट होगा। नहीं, काउंटेबल में फिर, अच्छा काउंटेबल इंग्लिश वाला वर्ड बोल रहे हो तुम, मैथमेटिक्स में काउंटेबल का मतलब इनफाइनाइट भी होता है। तो ये काउंटेबल जो तुम इंग्लिश के सेंस में बोल रहे हो जिसको काउंट कर सके, है ना, तो इंग्लिश वाला वर्ड है। मैथमेटिक्स में काउंटेबल वर्ड का मीनिंग अलग है। तो इंटीजर सेट भी काउंटेबल है, इन नेचुरल नंबर का सेट भी काउंटेबल है मैथमेटिक्स में, है ना। तो यहाँ मतलब जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में तुम काउंट कर सको, है ना, तो कुछ लिमिट हो। एनीवे तो हम क्या करते हैं, सो कहने का मतलब फाई इज अ फाइनाइट सेट। ओके, अब फाइनाइट बोला, पी अगर फाइनाइट हुआ तो सिंपली फाइनाइट तब आएगी जब सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा तो ये फाइनाइट सेट आएगी। अब अगर फाइनाइट सेट कह रहा है कि xn हैज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, एक नो सब सीक्वेंस ऑफ xn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब ये खुद इंक्रीजिंग है तो इसका हर सब सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगा, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, ठीक। तो इसका हर सब सीक्वेंस इंक्रीजिंग ही होगा। सो क्या होगा, एवरी सब सीक्वेंस विल बी इंक्रीजिंग। ओके, सो ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा आउट हो गया, नो सब सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग कह रहा है, ये तो आउट हो गया ना। अगर p फाइनाइट है तो यहाँ तो फाइनाइट आ गया, तो कोई सब सीक्वेंस इंक्रीजिंग नहीं होगा, गलत कह रहा है। और तुम कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले लो, मतलब ये n लिया हूं, तुम कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस लो, अगर वो p फाइनाइट आएगी, p फाइनाइट तभी आ सकती है जब वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अदरवाइज इनफाइनाइट उससे हो जाएगा। चेक कर लो एक बारी। तो बाकी तुम ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस लोगे ना तो ये फिर आएगा ही नहीं, इसमें डिसाइड ही नहीं कर पाओगे क्या होगा ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस के लिए। सो अगर मान लो -1 की पावर n ले लिया फॉर एग्जांपल, सो आएगा -1 1 -1 1। अब मुझे चेक करना है 1 इसमें आएगा क्या, तो 1 तब आता जब x1 बाकी सारे टर्म से ज्यादा हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो 1 नहीं आएगा। 2 आएगा क्या इसमें, 2 आएगा इसमें, 2 चेक कर लो। मैं -1 की बार इन बात, एक इंक्रीज सीक्वेंस लिया, एक डिक्रीजिंग लिया, एक मैं ओसिलेटिंग सीक्वेंस ले रहा हूँ, ओसिलेटरी है ना। तो माइनस इसमें क्या, अगर 2 रखेंगे तो 2 बिलोंग्स नेचुरल नंबर अगर x2 ज्यादा हो xm से फॉर ऑल m मोर देन 2, तो जितने टर्म्स आए सबसे ज्यादा है नहीं, तो मतलब ये भी एम्प्टी सेट आ जाएगा इस केस में भी। चेक करो, यहाँ पे भी एम्प्टी सेट आएगा, जस्ट चेक, कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। तो अगर ये एम्प्टी कह रहा है कि xn हैज अ मोनोटोनिक इंक्रीज, तो यस, तो तुम इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले लो या ओसिलेटिंग सीक्वेंस ले लो, उस केस में तुम्हारे पास एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस होगा ही होगा, ठीक है। तो मेनली क्या है, या तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या ओसिलेटिंग है, तीन ही तरह का केस होगा मेनली ना। ओसिलेटिंग मतलब क्या, नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इस तरह से देख लो कोई एग्जांपल बना के और तुम चाहो तो। सो अगर मोनोटोनिक, अगर ये फाई आया इसका मतलब एक नेक्स्ट,
तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर ए और सी। क्लियर है भाई? किसका डाउट था आदित्य? यस सर यस। तो जैसे क्या है ना, एग्जाम में ये अप्रोच होता है, एग्जाम में जब भी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो तुम डिस्कार्ड करने की कोशिश करो और उससे एक आइडिया मिलेगा। प्रूफ करने जाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। देखो पहले तो रिकमेंडेशन ये होती है कि तुम्हें शुरू में लगे तुमसे नहीं होगा तो ज्यादा टाइम मत दो, 2 मिनट सोचो, नहीं हो रहा अभी स्किप करो उसको, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे आसान क्वेश्चन भी होंगे। कोई एग्जाम डिफिकल्ट है इसका ये मतलब नहीं है। मैं लास्ट में तुम्हें अभी 2000 किसका है, 2022 का है, 3 का है, 3 का है ना, किसका है जैम 2022 का, जैम एमए का है, सॉरी। तो जैम एमए का तो एमए थोड़ा डिफिकल्ट आता भी है, एमए में थोड़ा सा मैथमेटिक्स डिफिकल्ट भी रहता है। एमएस का अगर होता मान लो तो एमएस में तुम्हारा ना तो अगर डिफिकल्ट भी है फिर भी उस टाइम पे तुम स्किप करो, आगे बढ़ो। मैं ये कहना चाह रहा था कि 23 का पेपर हम डिस्कस करेंगे बाद में, जब अभी क्रैश कोर्स करेंगे ना, ईयर वाइज डिस्कस करेंगे। 2005 से 2023 तक का एक एक पेपर, एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर, सभी कर रहे हैं ना, इस तरीके से ऐसे डिस्कस कर लेंगे। बाकी डाउट तो तुम जो पूछोगे बताना ही है मुझे, तो उस तरह से एक बार पूरा पेपर डिस्कशन होगा। तो जो भी तुम डाउट पूछोगे तो वो पूरा एक बार हो जाएगा, तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चन भी आए हैं 2023 में, ऐसा नहीं कि 60 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। उस 60 में 20-30 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बाकी 40 क्वेश्चन एवरेज और आसान हैं। आप सॉल्व करोगे आपको दिखेगा, अभी भी चाहो तो बैठ के देख लो, तुम 20-30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अभी भी। बाकी क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, वहां प्रेशर रहता है तो वो भी एक डर हो जाता है, पहला क्वेश्चन उठाया नहीं हुआ ऐसे घबरा गए। बहुत सारे आगे अच्छा क्वेश्चन भी है, उसको तुम छोड़ो, आगे बढ़ो। यहाँ में देखो तुम्हें 40, 50, 60 नंबर लाने हैं, उसी में अच्छे रैंक आ जाएंगे। तो उसके लिए 70, 80, 90 नंबर का अटेम्प्ट करके ट्राई करके आना है। ये जितना कर सकते हो वो तो बाद में पता चलेगा। और सिलेक्शन तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा ही होगा। फिर से कह रहा हूँ, जब बच्चा एग्जाम दे के आया था 23 वाला, सर बहुत एग्जाम खराब गया, सबको लग रहा है एकदम किसी का नहीं होगा। फिर रिजल्ट आया था हमारे सारे बच्चे थे, क्योंकि तुम्हें 1-2 क्वेश्चन नहीं हुआ, तुम्हें लगता है अरे मेरा एग्जाम खराब हो गया, लेकिन तुमने बहुत सारे सॉल्व भी तो किए हैं। 1 मिनट, हाँ सर, मैं क्लास लेता हूँ सर, 6 से 12 मेरी क्लास होती है इवनिंग में, तो अभी तो मैं वहाँ हूँ नहीं लैब में। तो किसी को बोलिए कोई ऑन कर देगा। मैं यूज़ नहीं करता सिस्टम आपका, आप जब चाहो तब यूज़ करो, उसका मैं बहुत ज़्यादा वो बस साइड में रखा रहता है, कभी कभी यूज़ करता हूँ मैं। हाँ, तो वो सिस्टम मैंने यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बताओ भाई आदित्य। सर 98 वाला 98। इसमें मेरा डाउट ये है कि इसमें आर की 2 वैल्यू आ रही है, क्योंकि 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो क्या इसका इंटरसेक्शन लेना होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में? अच्छा, हाँ तो उसका लिमिट वहां पे क्या होता है, तुमने क्या लिखा था मैंने, जब तुम लिखते हो, हालांकि लिमसुप होता है 1/r इज इक्वल टू, जो लिखा था हमने क्या लिखा था, सो यहाँ पे रहता है एक्चुअली लिमसुप होता है। सो मतलब 1/r के मैक्सिमम लेना, तो जो छोटी वाली है वो कंसिडर करनी है। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे वो करो ना उल्टा हो जाएगा ना। सो 1/लिमसुप ऑफ, तो जितना ये ज्यादा होगा वो r उतना कम होगा, तो 2 अगर आ रही है तो छोटा वाला कंसिडर करो। यस ठीक है ना, तो उससे हो जाएगा। मैच हो रहा है उससे आंसर, ठीक है। तो वो स्मॉलर वाला ले लो, ठीक है। हाँ सर 102। ओके, 102 क्वेश्चन ना, तो सो ये कह रहा है आपसे कि 1 की पावर -2, 2 की पावर -2, सो मतलब ये an खुद कुछ इस टाइप का है। अच्छा, an तुम्हारे पास क्या है, a1, मतलब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं b1 + b2 अप टू bn अपॉन n, तो बताओ भाई ये कन्वर्जेंट है, bn कन्वर्जेंट है कि नहीं। अगर मैं bn लेता हूं n की पावर -2, मतलब 1/n², यही ना, तो सीरीज कन्वर्जेंट होता है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। हाँ सीक्वेंस, जो एक्चुअली तो लिमिट ऑफ जो an है वो इक्वल होगा लिमिट ऑफ bn के, ठीक, ये फॉर्मूला था ना। सो इसका लिमिट लोगे, इसका लिमिट bn के इक्वल होगा, तो an और bn की लिमिट इक्वल होगी। an क्या है, ये दिया हुआ है, bn क्या है, ये वाला, तो ये an को लिखा हूं b1 + b2 + b3 अप टू bn बाई दिस, तो bn सीक्वेंस का एवरेज है an, ठीक है।
और वो पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है ना bn, तो जो bn की लिमिट है वही लिमिट an की होगी। तो an की लिमिट कितनी आ गई? 0। ठीक है, तो लिमिट ऑफ an आपका वही है जो लिमिट ऑफ bn है, bn ऑलमोस्ट 0 हो गई। तो बोथ सीक्वेंस सीरीज कन्वर्जेंट नॉट कन्वर्जेंट। तो देखो, तो ये तो पहले बात जो डाइवर्जेंट कह रहा है वो आउट कर दो, कह रहा है सीक्वेंस नॉट कन्वर्जेंट, ये आउट हो गया। बोल रहा है बोथ आर नॉट कन्वर्जेंट, ये भी आउट हो गया। तब a और b में से कोई एक सही होगा। अब आप ये डिसाइड करो यहाँ पे अब कि ये वाली जो टर्म्स आपके पास है ना, ये ध्यान से देखो इसमें, तो ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इसको है ना, मतलब an इंक्रीजिंग, bn तो डिक्रीजिंग है, bn डिक्रीजिंग है, an क्या होगा? जैसे a1 की वैल्यू निकालोगे सो 1/1 रहेगी, a2 की वैल्यू क्या है? 1 + 1/2 स्क्वायर बाई कितना 2, सो आ जाएगा 1 + 1/4, सो 1/2 + 1/, ऐसा 1/n भी तो बाहर है ना, कोई बात नहीं। सर इसको ऐसा कर सकते हैं क्या कि सर 1/n का जो ऊपर है तो उसको π²/6 लिख दे। ओके, देन समेशन ना सीरीज हो, हाँ उसके बाद सर फिर वो π²/6 n हो जाएगा, नीचे डिवाइड बाय n रहेगा तो सीरीज से वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, π²/6 कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन यहाँ भी तो सम करना, वैसे कैसे? ये होता है π², 1/n² जो है ये π²/6 है ना, ये है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें पूछा जाए an और bn में रिलेशन तो क्या होता है? मतलब यहाँ पे an और bn में रिलेशन क्या है? मेरा मतलब ये है कि लिमिट इक्वल है, लेकिन ऐसे वैल्यू क्या है? कंपैरिजन हो सकता है an bn में? तो a1 तुम्हारा 1 है, कोई बात नहीं, a2 कितना आएगा देख लो एक बार, 1/2 + 1/2 का क्यूब, इस तरह से। सो कितना हो गया? ये 1 से तो कम ही आएगा, है ना? 1 + 1/4/2 है ना? हाँ, तो मतलब 1 से तो कम ही है, तो डिक्रीजिंग है, डिक्रीज करता रहेगा। a3 निकालोगे ये डिक्रीजिंग है। सो इसमें आंसर क्या दिया? मुझे लगा कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट है। तो इसमें तुम कैसे दिखाओगे? कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं क्या? सो इसमें डिक्रीजिंग है हालांकि ये, लेकिन समेशन an कन्वर्जेंट नहीं है। पी टेस्ट लग जाएगा ना सर? पी टेस्ट तो लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा तुम अगर ब्रेक कर दो इसको चाहो तो ओके। सो यहाँ पे एक्चुअली कुछ इस तरह से है, तुम्हारा जो an है वो खुद सीरीज an की बात कर रहा हूँ, एक मिनट। तो तुम्हारा जो an है वो था 1 की पावर -2, 2 की पावर -2, n की पावर -2 अपॉन n। ओके, सो मतलब इसको तुम an को लिखोगे कुछ ऐसा है, 1/n समेशन 1/k का स्क्वायर, ये है ना, k² k फ्रॉम 1 to n, ये इस तरह से कुछ है। ओके है ना, तो उसको ऐसा भी लिख सकते थे, ये जो n है इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 1 यही चल रहा है 1/1², 1/2², 1/n², ऐसा चल रहा है एक्चुअली, ये इस तरह से है। ओके, तो इस तरह से मैं ये बोलना चाह रहा था, यहाँ पे कंपैरिजन अगर करें हम तो जो an है सर अगर bn को 1/n ले ले हाँ, और उसको फिर an/bn को सर जब इंफिनिट पे वो करेंगे तो सर वो समेशन 1/n² वो हो जाएगा। यस सही बात है, तुम bn अगर 1/n ले लो, अब यहाँ से an अपॉन bn की लिमिट निकाल लो, ठीक? ओके, ठीक है, सही कह रहे हो तुम। सो bn अगर मैं अपने मर्जी से 1/n कंसीडर करता हूँ, अब नया bn मत चाहो तुम cn ले लो, अगर उस bn से कंफ्यूजन हो जो पहले मैंने लिया था cn ले लो, तब यहाँ तुम an अपॉन cn की लिमिट निकालो। सो an अपॉन cn की लिमिट क्या आएगी जी?
लिमिट n, तो जब कैंसिल कर लोगे तो 1, हाँ जो कह रहा था वो सही है ना। सो अप टू 1/n², और n टेंस टू इंफिनिटी पे इसका सम कितना आता है, π²/6। ये क्या है, मोर देन 0 है लेस देन 0 है, मोर देन 1 है लेस देन 1 है। सो तुम्हें रेशियो टेस्ट या रेशियो कह रहा हूं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है जब मोर देन 1 आ जाए तो। अच्छा लिमिट कंपैरिजन क्या मोर देन 0 था, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट रेशियो टेस्ट नहीं लगा रहा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो लिमिट में दो कंडीशन है, या 0 है या 0 से ज्यादा है, ये देखना होता है ना, 0 है या नॉन 0 है। तो ये मोर देन 0 है, मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा रहा हूं, स्टेटमेंट पढ़ लो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का। तो अगर an/cn की लिमिट मोर देन 0 आ जाए, इसका क्या कंक्लूजन होता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में, बोथ डाइवर्जेंट बोथ कन्वर्जेंट। यस। सो अब इसके बारे में क्या जानते हो, सीरीज cn के बारे में क्या जानते हो, बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, यही ना। तो cn के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, इसके बारे में सीरीज cn के बारे में, डाइवर्जेंट तो सीरीज an क्या हो गया डाइवर्जेंट। अब ठीक है ओके, तो उससे ना, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं था तो डिक्रीजिंग गारंटी नहीं देगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग नहीं था ना। हाँ तो अल्टरनेटिंग होता तभी तो लिमिट 0 पे जा रही है और डिक्रीजिंग है तब कन्वर्जेंट होगी, अल्टरनेटिंग सीरीज में ऐसा होता है। तो है ना, शुरू में मैं ऐसा सोच रहा था, वो गलत है ना, क्योंकि जैसे मान लो 1/n भी है तो 0 पे जा रही है, डिक्रीजिंग कन्वर्जेंट थोड़ी होती है, तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए है ना, जो मतलब लेबनिज टेस्ट तो अल्टरनेटिंग सीरीज लगाते हैं ना। तो यहाँ पे ये करेक्ट है, तो हमने cn 1/n लिया और ये हमारे पास ये आ गया दिस, तो इसका मतलब है कि बोथ ही डाइवर्जेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई आदित्य, ओके। हाँ सर ये जो आइडेंटिटी ड्यूल है समेशन 1/² से, हाँ ये मतलब कुछ है लिस्ट वगैरह जिससे पता चल जाए। नहीं फॉर्मूला है ये, तुम्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि नहीं अगर तुम्हें नहीं भी याद है मेरे भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको याद नहीं भी है, मैं अगर तुमसे ये पूछता क्या ये यही नहीं है 1/n² n फ्रॉम 1 to infinity। अब तुम इसके बारे में बताओ, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तुम्हें, कोई प्रॉब्लम तो भी सॉल्व हो जाएगा। अब इस सीरीज के बारे में तुम क्या जानते हो, ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, अब तुम इसके बारे में क्या लगता है तुम्हें, क्या इसकी वैल्यू सीरीज का सम 0 आएगी या 0 से ज्यादा आएगी। अरे सीरीज का सम लिमिट नहीं पूछ रहा हूँ, सम ऑफ सीरीज। अगर खोलोगे तुम तो पहला टर्म ही 1 हो गया, 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16, तो जब सारे पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हो तुम तो 0 तो हो नहीं सकती सम कभी भी, सम ऑफ सीरीज तो 0 ज्यादा ही होगी, तो वही चाहिए मुझे। तो ये सीरीज का सम 0 से ज्यादा है, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहती है कि जब आपका an/cn पॉजिटिव आ जाए, सो सीरीज an सीरीज cn बोथ कन्वर्जेस और बोथ डाइवर्जेस। सिंस आई नो अबाउट द cn, तो सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट, तो दैट्स व्हाई सीरीज n इज डाइवर्जेंट। ठीक है सही था, तो डाइवर्जेंट है ना, तो ये डाइवर्जेंट हो गया, तो ऑप्शन बी सही है, ए गलत है। ठीक है, अब किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल ये था, एक तो मैंने लिमिट देख लिया कि एक तो ये फॉर्मूला से आ गया, दूसरा हमने cn एक प्रपोज किया 1/n और an/cn की लिमिट पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब है सीरीज an डाइवर्जेंट है बिकॉज दिस, ओके। हालांकि जैम एमएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है सेम, यहाँ 1/n² की जगह √n था, वहां पे सेम क्वेश्चन वहां भी आया हुआ है। अभी मैं कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि लास्ट क्लास में, मैं बता दूं तुम्हें, ये जैम एमए का है ना, जैम एमएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ पे ये है, किसी को याद हो ना हो पता नहीं, वहां सेम पूछा हुआ, मुझे अभी याद आया कि वहां उन्होंने पूछा था, ये पूछा हुआ है जैम एमएस में एग्जाम में, और वहां भी सेम ही ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये था और आपसे वही पूछा हुआ है कि an कन्वर्जेंट है एंड सीरीज an कन्वर्जेंट है ना। सो an इज कन्वर्जेंट, आपसे ये पूछा जा रहा हूं, मैं खुद ही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि खुद सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है और सीरीज an कन्वर्जेंट है, यस और नो बताओ। किससे? अच्छा हमने किया था ना उस दिन, हाँ n/√n से क्या किया था, कंपेयर कर दिया था ना, ठीक है। सो हमने 1 है ना √n के साथ कंपेयर कर दिया था, हाँ 1/√n से n/√n से, हमने इसका कंपैरिजन, हमने वो कंपैरिजन हर टर्म को कंपेयर कर लिया था ना,
हमने कहा था कि ये जो an है इसको मैंने कंपैरिजन टेस्ट से किया था सॉल्व उसे, कि जो हमारे पास a1 है वो लेस देन क्या लिखा था मैंने, ये सबसे ज़्यादा कौन है इसमें, सो बाकी के बारे में लिख लो। सबसे ये मोर देन ना, तो ये मोर देन 1/√10 सबसे छोटा है, सो मोर देन, हाँ अच्छा इससे कंपेयर कर लिया, ठीक है, हाँ ठीक है, n/√10 के साथ हमने कंपेयर कर लिया था ये जो, तो ये ऐसा हो जाएगा। सो कट के 1/√10 आ गया था। तो हमने ये कहा था कि क्योंकि इसका सीरीज डाइवर्जेंट है इसका डाइवर्जेंट है, लेकिन जो लॉजिक हमने अभी लगाए हैं उस लॉजिक से होगा ये, उससे भी हो जाएगा। जिस लॉजिक पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, क्या उस लॉजिक सॉल्व नहीं हो जाएगा? एक तो है ना लिमिट ऑफ an, तो ये लिमिट 1/√10 के इक्वल होगा, 0 आ जाएगी, तो an तो कन्वर्जेंट है, सीरीज कन्वर्जेंट है, तो तुम फिर से चाहो तो cn तुम 1/n ही ले लो, तो 1/n ही लो लोगे तो an/cn की लिमिट कितनी आ जाएगी, हालांकि वो इन्फिनिटी होगी लेकिन पॉजिटिव रहेगी ना, तो ये चूंकि ये डाइवर्जेंट है तो वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो उस लॉजिक से ये भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों लॉजिक से हो जाएगा। इससे भी हमने किया था, ये देख लेना पिछले क्लास में ही किया था, कुछ दिन पहले किया था, आई थिंक 1-2 क्लास पहले कंपैरिजन टेस्ट से किया था, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। हाँ हो गया ये, इसमें किसी और को बचा डाउट जैम एमए वाले में? मुझे बहुत अच्छा लगा आदित्य, कम से कम तुमने इतना मेहनत किया है ना, मतलब एटलीस्ट पूछ भी रहे हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आगे बहुत सारे और क्वेश्चन मिलेंगे, अगर तुमने ये सब कर लिया तो तुम्हारा एक्चुअली कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तुम जरूर स्टार्ट कर पाओगे, अप्रोच ले पाओगे, डर नहीं लगेगा तुम्हें, है ना। बच्चों को स्टार्टिंग में डर लगता है क्वेश्चन स्टार्ट करने में, क्वेश्चन पढ़ के डर जाता है, अरे हमसे नहीं होगा, लेकिन तुमने अगर इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है, तुम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ये चीज है। कौन सा? 86। ठीक है, 84 के बाद सीधा 86 लिखा, ये वाला ये क्वेश्चन है। अच्छा, सो द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, ये 86 नंबर क्वेश्चन है। ओके, cos π/4 cos दिस इंटू π/2 है, तो ये किस फॉर्म का है एक्चुअली? ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाहर है π/2 और ये है प्रोडक्ट cos π/2 की पावर क्या लिखूं मैं, n+1 और n फ्रॉम 1 टू कहाँ तक, नहीं k+1 लिख लो, और k की वैल्यू 1 to n, ऐसा है ये, k की वैल्यू 1 to n, k की वैल्यू 1 से n तक। अच्छा क्या होगा भाई बताओ तुम लोग जिन लोगों ने सॉल्व किया है? प्रोडक्ट है ना, तुम लॉग लेके भी कर सकते हो, तो लॉग लोगे तो लॉग आ जाएगा, सम आ जाएगा। ओके, सो हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द लिमिट निकालना, लिमिट का क्वेश्चन है एक्चुअली। बताओ जिन लोगों ने ट्राई किया, बताओ क्या आंसर आएगा। सर ये cos x cos 2x वाले cos x/2 तो एक्सपेंड फार्मूला बनता है ना, sin 2 की पावर n θ/2n sin थीटा से कुछ कर होता है। अच्छा फॉर्मूला, ओके, cos π/2/2 है ना, θ/2, मतलब ये कुछ इस फॉर्म का है, वैसे भी सोच सकते हो, ठीक है। ये कह रहा है cos θ/2 cos θ/2 स्क्वायर, या थीटा यहाँ थीटा ले लो, है ना, इस तरीके से। तो थीटा यहाँ मैं π/2 ही रख रहा हूँ, थीटा तुम्हारा π/2 है, θ/2 स्क्वायर इंटू cos θ/2 की पावर n, इस तरीके से है। अब इसका तुम्हें
फॉर्मूला देखना है क्या होता है, तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, एक ये भी तरीका है। नहीं तो तुम अगर दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या होगा, समेशन लॉग कॉस हो जाएगा। तो समेशन में लॉग कॉस एंड देन वन। तो इसका एक अप्रोच ये हो सकता है कि कोई फॉर्मूला लगा लो, या तो कॉस। देखो एक और तरीका है, तुम 2 कॉस है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं मान लो, तो क्या 2 कॉस है कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो एक 2 यहां आ जाएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंटली वो फॉर्मूला लगाओगे तुम्हें एक पैटर्न दिख जाएगा एक्चुअली। तो उसके थ्रू कितनी बार हमें करना पड़ेगा, यहाँ कितने टर्म्स हैं, जैसे मान लो ये थीटा है, कॉस थीटा और कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर ना, थीटा 1 थीटा 2 है मान लो। सो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला आता है तुम लोगों को, उससे कर सकते हैं क्या। तो क्या होगा, 2 कॉस ए कॉस बी का लगाना चाहे कोई तो कॉस ए प्लस बी, फिर आगे प्लस कॉस ए माइनस बी, इस तरीके से तो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन उसमें कितनी बार अप्लाई करो, क्वेश्चन ये है यहाँ पे एन टाइम। एक्चुअली इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा क्या होता है, उससे हो जाएगा। एक ये है और दूसरा है हमारे पास, तो somehow it is equivalent to ट्राई करके देखो, अरे ट्राई करो, मैं सोचता हूँ दूसरा तरीका। एक तरीका ये फॉर्मूला या तो पता हो डायरेक्टली, या नहीं तो कौन सा फॉर्मूला, हाँ रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वही मैं कह रहा हूँ, तो उसको यूज कर लो। देखो हाँ, तो वही कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगाने पड़ेंगे पहले। तो देखो एक बार ये बताओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, क्या फॉर्मूला इसका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है भाई, तुम सब कैसे पहुंच गए यहाँ, साइन 2 थीटा। सो इसमें हो क्या रहा है, ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 से अगर मैंने साइन को मल्टीप्लाई किया तो डबल हो जाएगा, तो वो भी अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं कॉस वाला सोच रहा था, तो कॉस में क्या हो रहा है, 2 कॉस है कॉस में से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि क्या प्रॉब्लम होगी, वो कॉस में सम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू डू वन थिंग, यू कैन मल्टीप्लाई बाई साइन। अगर मैं साइन से करूं तो कितना हो जाएगा, साइन 91। अच्छा, सो अगर मैं साइन पाई बाई 4 से करता हूं तो 2 कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बट यहाँ नीचे साइन पाई बाई 4 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो डिनोमिनेटर में सीरीज बन जाएगी। इस बेटर यहाँ से स्टार्ट करो। ओके, cos को sin में चेंज कर दे, cos 90 थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, ये पाई 4 ही रहेगा, cos पाई 4 cos पाई sin पाई 4 ही रहेगा। अच्छा, वहां से स्टार्ट करो। देखो एक मिनट, सो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। सी क्या है, पाई बाई 2 बाहर है और मैं देखो उधर सॉल्व करता हूँ, उसको उधर मिटा देता हूँ। तो तुम्हें यही सोचना है, देखो अब तुम्हें देखना है अप्रोच क्या ले रहा हूँ मैं, तो ऐसे सोचना पड़ेगा पहले, ऐसे नहीं क्वेश्चन देखे आ गया, पहले तुम्हें दिमाग में बहुत सारे अप्रोच ट्राई करने पड़ेंगे। और ये अप्रोच आएगा कैसे, जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम्हें आइडिया मिलेगा, अच्छा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। फिर जब सॉल्व करोगे तुम्हें दिखेगा ये करेक्ट है, और यही सब एक्सपीरियंसेस एग्जाम में काम आएगा। तो पूरे साल प्रैक्टिस करोगे,
ये एग्जाम में काम आएगा वहाँ पे, वहाँ नया क्वेश्चन मिल रहा है, अब तुम्हें देखना है क्या अप्रोच लगाओगे। तो उसके लिए घर पे भी तो ऐसे ट्राई करोगे ना, सोल्यूशन देखते के करोगे तो सीखोगे क्या। तो पहले खुद ट्राई करो, फिर देखोगे सोल्यूशन भी, तो बाद में ज़्यादा समझ आएगा। तो इस तरह से, जैसे मान लो इस तरह क्वेश्चन क्या करें, तो मुझे सोचना पड़ रहा है, तो मैं 2 cos से cos भी लगाऊं, sin है sin भी लगाऊं, लेकिन वहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो डिवाइड होता रहेगा। देखो ध्यान से, मैं सोच रहा था n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो sin पाई अपॉन इन्फिनिटी 0 cos 0 1, तो कोई प्रॉब्लम मतलब मिल नहीं रहा कुछ, लेकिन अगर ये साइन हो जाए तो काम हो जाएगा। तो देखो, तो मैं इसको इधर बुला लेता हूँ, सो व्हाट यू कैन डू, देखो π/2 ऐसी रखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऐसी रखो। अब यहाँ है cos π/4, cos π/8, cos π/2n, और फिर अगला टर्म है cos π/2n+1, यही है ना। मतलब मैं एक टर्म यहाँ का और लिख दिया, फर्स्ट टर्म। अब देखो मैं अगर ऐसा करता हूं इसमें, so if I multiply this by sin π/2 की पावर n+1 अपॉन sin π/2 की पावर n+1, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो n टेंस टू इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी साइन 0 0 हो जाएगी, कोई बात नहीं। सो इसका सम कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा। सो इसमें ऐसा करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो मैंने क्या किया, दिस आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, क्या हो गया 2 cos थीटा sin थीटा, व्हाट यू कैन राइट, sin 2π/2 to the power n+1। हाँ भाई एक्टिव रहो, सब सो जाते हो क्या तुम लोग। सो π/2, ऐसी लाइव क्लास का ही फायदा, रिकॉर्डिंग हमारा मार्केट में ऐसे ही फ्री मिल रहा है लोगों को, है ना, तो ऐसे ही लोग इधर उधर भेज रहे हैं, तो लाइव क्लास का ही फायदा है। रिकॉर्डिंग ऐसे बहुत सारी पड़ी है ऑलरेडी यूट्यूब पे दुनिया का, लेकिन उससे क्या ही है, तुम्हें मेन लाइव क्लास में सीख पाओगे ज़्यादा। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 cos है cos b, तो हो जाएगा तुम्हारा मतलब 2 cos a sin b या 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। तो होगा क्या, ध्यान दो फिर से। सो cos π/4 cos π/8 cos π/2 की पावर n, और ये तीनों मिलके क्या लिख सकता हूँ बताओ फाइनली, ये 2 को इंक्लूड करके। सो sin π/2n हो जाएगा। सेम प्रोसेस दोहरा है, तो अगर तुम सेम प्रोसेस दोहराते हो, मान लो, चलो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बार और 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ 2 स्क्वायर इंटू साइन π/2 की पावर n+1 हो जाएगा, है ना। तो अब ये कितनी हो जाएगी, sin π/2 की पावर n-1। यस 2 की पावर n-1, ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब यहाँ बनेगा तुम्हारा, जब यहाँ पे तुम्हारा है, जब साइन, देखो जब यहाँ पे था लास्ट में साइन 2 की पावर n+1, तो यहाँ 2 की पावर 1 था, अब यहाँ साइन है ना 2 की पावर n है, तो यहाँ तुम्हारे पास 2 स्क्वायर है। अगला टर्म जब आएगा, जब तुम्हारा बना होगा साइन 2 की पावर n-2, है ना। सो इसी पैटर्न पे मैं इसको रिकर्सिव तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान दो अब। सो मैं अगर इसी को ऐसा लिखूँ π/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जब लास्ट में सिर्फ ये बचा होगा cos π/4, और ये सब प्रोडक्ट हो, तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो ना, पहले था 2 की पावर n-1, अब 2 की पावर n हो गया, मतलब पहले π/2 की पावर n+1 था ऊपर वाले टर्म में, इस टर्म में क्या बना π/2 की पावर n, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा π/2n-1। आगे एक और 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा π/2 की पावर n-2, सो 1। तो यहाँ साइन जो n है और यहाँ पावर 2 n+2 हमेशा रहेगा, मतलब इंडेक्स का सम की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। देखो यहाँ पे 2 की पावर n+1 है, यहाँ पावर 1 है 2 का, तो n+1 प्लस मैं देख रहा हूँ 2 की पावर साइन में और 2 की पावर 1 यहाँ पे, सम हमेशा n+2 रहेगा। तो मैं ऐसा क्यों पैटर्न ढूंढ रहा हूँ, ताकि मैं डायरेक्टली लिख सकूँ। तो जब यहाँ मेरे पास साइन
पाई बाई 4 रहेगा, तो मुझे अब तुम्हें ये बताना है, ये तो रहेगा ही, 2 की पावर क्या रहेगा, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं पैटर्न देख के। अच्छा मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअली, 1 मिनट। सो अगर 2 मल्टीप्लाई नहीं किया होता तो क्या होता, 1 मिनट। सो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर रखा है ना, तो यहाँ मैं जब 2 मल्टीप्लाई कर रखा होगा तब आएगा, तो यहाँ स्क्वायर तो है ना ऑलरेडी, चेक करो, नहीं n+1 n रहेगा, n रहेगा ना, क्योंकि यहाँ जब 2 मल्टीप्लाई कर दिया तब ये था, अगर ये 2 हटा दूं मैं, मान लो अगर इस 2 को हटा दूं, इसको भी हटा दूं मैं अगर अभी, सो मैं तुम्हें एक पैटर्न अभी तुम्हें दिख जाएगा, एक स्टेप और लिख के दिखा देता हूँ, देखो इसको मैं लिखता हूँ, तो ये है cos π/4 cos π/8 डॉट 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 डॉट, ये सब मिलके क्या बनाएगा, cos पाई की पावर, सॉरी लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तो रहेगा cos वाला टर्म, मतलब यहाँ एक इसके पीछे वाला टर्म रहा होगा cos π/2 की पावर n-1, और ये मिलके बनाएगा sin π/2 की पावर n-1। देखो मैं यूज कर रहा हूँ 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, जस्ट आई एम यूजिंग दैट। अब देखो अभी क्या है, मैं इसी टर्म को लिखना चाह रहा हूँ जस्ट, अभी ये है तुम्हारे पास, अब तुम इजीली पैटर्न नोटिस कर पाओगे, देखो ध्यान से। तो अभी जब अब 2 मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ मैंने, ठीक है, तो cos पाई की पावर 2 की पावर n-1, तो sin π/2, जब पावर n-1 है यहाँ पे विदाउट 2 मल्टीप्लाई किए, जब sin n+1 है तो यहाँ 2 की पावर 2 है, तो n+1 और 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, n+1 होगा। तो यहाँ मैं कह रहा 2 मल्टीप्लाई करने के बाद इसका और इसका सम n+2 होगा, अगर 2 मल्टीप्लाई नहीं किया है तो n+1 रहेगा, मतलब दिस इंडेक्स और दिस इंडेक्स, ये पैटर्न इसी में चल रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है जो मैं लिखना चाह रहा था फाइनली, तो यही चलता रहेगा। तो रिकर्सिवली यू कैन राइट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। मैं ये पूछना चाहता तुमसे कि जब cos π/4 है यहाँ पे और ये सब प्रोडक्ट होके sin π/4 बन जाएगा, तो और ये तो एज इट इज चलता रहेगा, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या होगा, मैं यही पूछना चाह रहा था तुमसे, n-1। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पावर 2 है और ये 2 और n-1 मिलके n+1 बना रहा था, पावर 2 है तो यहाँ पे n-1 होगा, सो दैट n-1 and 2 स्क्वायर, तो पावर 2 एंड पावर n-1 n+1 बनाएगा, वहाँ n-1 और 2 मिलके n+1 बना रहा है, तो सेम चलेगा, यहाँ 2 की पावर n-1 हो जाएगी। अब नाउ एक स्टेप बाकी है बस इस क्वेश्चन में, सो अब देख लो फिर से, अब 2 से तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो न्यूमरेटर तुम्हारा हो गया 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा π/2 अपॉन 2 की पावर कितना n और sin π/2 की पावर n+1। ओके, एक 2 यहाँ भी इन्होंने दे रखा है तो इसको भी मैं वो कर लो, तो फाइनली नाउ यू हैव, चलो पाई को बाहर रखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ध्यान दो ये 2 को मैं इसके साथ शिफ्ट कर देता हूँ, 2 की पावर n+1 हो जाएगी, और ये है, और sin π/2 तुम जानते हो 1 हो गया, इसको 1 लिख देता हूँ, sin 91 हो गया। अब इसको मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर n+1 अपॉन sin π/2 की पावर n+1, पर देखना ढंग से यार, कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो बस। तो ये पाई को भी ले आओ इधर, इसका आंसर क्या है, हाँ ठीक है। सो देखो यहाँ पे, अब सब लोग कन्विंस है, एक बार चेक कर लो तुम, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, इस 2 को इसके साथ शिफ्ट कर दिया, पाई को ऊपर ले आया, sin 91 हो गया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देख लो तुम लोग, अब मुझे बताओ इसकी लिमिट किसके इक्वल आएगी, है ना। सो दिस इज लाइक लिमिट, मान लो इसका नाम मैं x रख दूं, अगर इसका नाम मैं x रख दूं, तो दिस इज लाइक x अपॉन sin x, where x goes to 0, क्योंकि x अगर तुम π/2 की पावर n+1 को रखो, दिस विल गो टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ऐसा हो जाएगा। तो आपके पास x अपॉन sin x की लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या हो जाएगी,
1 हो जाएगी। चलो, तो ये आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें देखना है स्टार्ट कहाँ से करना था। तो यहाँ हर बार साइन मल्टीप्लाई कर दिए तो वो मल्टीप्लाई होता चला गया, 2 साइन है, साइन भी बन के यहाँ तक, तो ये एट द एंड सब मिलके यहाँ तक आ गया। नहीं तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद होता तो भी कर सकते थे तुम, है ना। फॉर्मूला ही तो बन गया, मुझे याद नहीं था, मैं यूज नहीं किया, वरना जिसको याद डायरेक्टली 2 की पावर n साइन दिस। तो हुआ क्या है देखो ना तुम, अगर तुम ढंग से देखो, सो π/2 तो π/2 ही रहा है यहाँ पे, ये π/2। बस ये वाली चीज जो है जो क्वेश्चन में थी वो जाके ये कन्वर्ट हो गई, यही बन गई ना। जिसको याद है सीधा बता सकता है अगर तुम्हें इस तरह याद हो तो, अदरवाइज इस तरह डिराइव करना पड़ेगा। चलो, तो आंसर इस क्वेश्चन का 1 है। नेक्स्ट, एमएस खोले, एमएस का पेपर। बताओ इसमें 46 तो खोलने दो इसको पहले। हाँ 40 आ गया कि नहीं आया, 46। एक तो टाइम लेगा थोड़ा सा। हाँ अभी अभी सर्च कर रहा है, 1 मिनट। तो ये तो 47 है। हाँ भाई, इसमें डाउट है ये वाला। हाँ ये फॉर्मूला है, देख लो, इसमें तुम्हें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना। मैं तभी डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है इस तरीके से, A1 1 है, A2 7 है,
और an प्लस 1 क्या हो रहा है, मतलब मान लो a2 निकाल रहे हो तुम, सपोज यहाँ n कहाँ से 1 से स्टार्ट ना, तुम अगर a3 निकाल रहे हो मान लो, सो a3 क्या होगा a1 प्लस a2 अपॉन 2। सो जब भी ऐसा हो कि जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज द एवरेज ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स, तो उस केस में ये फॉर्मूला होता है, ये लिख लो a1 प्लस 2 टाइम a2 अपॉन 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है a1 तुम्हारा 1 है, तो 1 प्लस 2 टाइम 7 अपॉन 3। ये इन जनरल फॉर्मूला है ना, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस में इसको हमने डिस्कस किया होगा। तो वहां तुम ये पहले भी एग्जाम में एक बार आ चुका है, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये पहले भी एक बार आ चुका है सब्जेक्टिव में, अभी ये ऑब्जेक्टिव में वही क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन। वहां लिमिट पूछा था इन जनरल, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये 14 प्लस 1 15/3 मतलब 5 आंसर आ जाएगी इसकी। ठीक है भाई, तो 5 ओके है आदित्य? सर अगर लैम्डा और माइनस लैम्डा के फॉर्म में हो तो वैसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ an plus 1 equals to lambda an plus 1 minus lambda an minus 1, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, तो वहाँ क्या फॉर्मूला होगा, तो वहाँ भी कोई फॉर्मूला बनेगा, एक मिनट, an प्लस 1 माइनस लैम्डा an माइनस 1 अपॉन कितना रहेगा यहाँ पे 2। बस नहीं ये नहीं रहेगा, क्योंकि 2 यहाँ पे आपका लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा 1/2, ये कह रहे हो ना, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि 1/2 a1 प्लस 1/2 a2 है, इस तरीके से है। तो an प्लस 1 इज 1/2 an प्लस 1/2 an माइनस 1, तो ये इस तरह से होगा टर्म सब। तो इसका भी इन जनरल फॉर्मूला होगा, क्या होगा भाई बताओ, इसको जो ट्राई कर सकते हैं प्रूफ करने का। फिर तो लेफ्ट में 3 बना था, यहाँ पे क्या बना है एक्चुअली, ये बना है 1/3 टाइम a1 प्लस 2/3 टाइम a2, इस तरीके से। सो हाफ हाफ था, तो सो प्रूफ करके देना पड़ेगा। इसको कैसे प्रूफ किया, इसका प्रूफ क्लास में एक बार किया था हमने, वो टर्म्स लिख के फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। सो अगर मैं लिखूँ इसको, तुम क्या कर सकते हो, देखो इसमें क्या है सिंपली कि तुम इसमें a2 लिखो और फिर उसको ऐड कर लो, इसको प्रूफ कर सकते हैं अगर चाहें हम लोग तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर वो टर्म्स कटते जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा था, कट रहा था ना, यहाँ पे ये हो रहा था कि 2an प्लस 1 माइनस an इज दिस, सो यहाँ से आ जाएगा an माइनस दिस, हाँ कैंसिल होते जाएगा। तो वैसे ही वहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। ब्रेक किया था, तो इसका एक्चुअली कुछ फॉर्मूला है जो मुझे अभी एक बार देखना पड़ेगा क्या है, प्रूफ करना पड़ेगा। ये प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, अभी प्रूफ करने में टाइम लगेगा, बट ये अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है एक्चुअली, अब वो फॉर्मूला क्या है ये मुझे देखना पड़ेगा, है ना। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, किसी को याद है बताओ? सर इसको अगर अलग अलग एक्सपेंड करेंगे हाँ तो L की वैल्यू सर आएगी 1 माइनस लैम्डा टाइम्स a1 प्लस a2 अपॉन 2 माइनस लैम्डा, अलग अलग करी किया है। 1 बाई लैम्डा क्या तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। 1 माइनस हाँ लैम्डा टाइम्स a1 हाँ प्लस a2
प्लस A2, अच्छा अपॉन 2 माइनस लैम्डा। 2 टाइम्स माइनस लैम्डा। तो अगर ये 1/2 रखूँ लैम्डा को तो फिट बैठ रहा है ये। सो अगर मैं 1/2 रखता हूँ लैम्डा को तो 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस दिस, तो एलसीएम ले लोगे 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। सो कट के, हाँ ये तो मैच कर रहा है, लेकिन इसमें चेक करना पड़ेगा ना। सो क्योंकि ये जो केस है ना, ये स्पेशल केस है जब लैम्डा की वैल्यू हाफ है। सो ये इसका स्पेशल, इसमें लैम्डा को हाफ रखोगे ये मिल जाएगा ना। तो ये अगर कंडीशन है तो ये हो जाएगा। इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, मैं लिखा देता हूँ, बाकी एक बार देख लेना। सो इसको वेरीफाई करके देखना पड़ेगा मुझे कुछ और एग्जांपल लेके, या है ना। पहला तो हमने ये देखा कि जब an+1 है तो आपके पास लिमिट ऑफ जो an है वो आ जाती है, ठीक है ना। सो ये जो लिमिट है ये आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी a1 प्लस 2a2/3, जो कि जैसे इन्होंने बताया है तो उसके हिसाब से 1/2 a1 प्लस a2 अपॉन 3/2 आ जाएगी, तो 2 माइनस 1/2 जैसे इन्होंने बताया, मतलब उस तरह ब्रेक कर सकते हैं, इसी को मैं वैसे लिख सकता हूँ 2 से डिवाइड करके। तो इनका ये कहना है कि अगर मेरा an+1 ऐसा है, लैम्डा टाइम an+1 माइनस लैम्डा टाइम an-1, सो देन लिमिट ऑफ an+1 या an, जस्ट an क्या होगा, तो ये आपका आ जाएगा जैसे बता रहा लैम्डा कितना a1 1 माइनस लैम्डा, अच्छा तो इसको मैं 1 माइनस हाफ लिख सकता हूँ, जस्ट मैं इस पे फिट करना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो 1 माइनस हाफ ही होगा। ओके, तो ये 2 माइनस लैम्डा, अच्छा। सो देख लो, इसको एक बार वेरीफाई कर लेना। तो ये आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कुछ एग्जांपल के साथ। कुछ और क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जहां लिखा होगा टर्म्स आर 1/3 टाइम a2 2/3 टाइम, मतलब an 2/3 टाइम a-1, वहाँ चेक करना ये जो आंसर आपका है ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हो जाएगा। सो इसका मुझे अगर वेरीफाई करना पड़ेगा तो मुझे प्रूफ देखना पड़ेगा इसका। सो प्रूफ करके देखता हूँ मैं। अभी के लिए ठीक मान लेते हैं, बाकी लोग इसको वेरीफाई करके देखो। ये तो ओके है ना, ये फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में उतना प्रूफ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, फिर इससे आ जाएगा। ठीक है, चलो और बताओ नेक्स्ट डाउट। हाँ सर 50 कौन सा 50 50 6, अच्छा चलिए 56 कह रहा है कि अल्फा है लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी m बराबर n² से 2n² तक। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप इनसाइट से सर अगर इसको इसमें n² को t मान ले, हाँ और फिर उसको सर इंटीग्रल में कन्वर्ट कर ले 1/t कॉमन लेके, सर वैसा इंटीग्रल में भी कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, हो जाना चाहिए। ट्राई कर लेते हैं। देखो तो कंपैरिजन टेस्ट इज पॉसिबल। ओ कंपैरिजन टेस्ट, हाँ ये कंपैरिजन टेस्ट हमने आई थिंक लास्ट टाइम किया था। सो वी कैन डू यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट आल्सो। सो है ना, वी कैन गेट अल्फा 1/√5। ओके ओके ओके, सो वी कैन डू यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट विथ 1/n²। ओके, सो इसके टर्म्स कैसे हैं ध्यान से देखो। इनके जो टर्म्स हैं, इसने क्या कहा है, लेट दिस m के बारे में कुछ कहा है। अच्छा m ये है n² to 2n²। सो अगर तुम अल्फा लिख के देखो, सपोज इफ आई जस्ट राइट अल्फा जो है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक रहने दो, इसको ओपन कर दो। व्हाट आई वांट टू से, सो इन द फर्स्ट टर्म यू हैव 5n⁴ plus n³ and the first term starts with n². This is n². The next term will be 5n⁴ plus n³ n² plus 1. It will keep going until 1/√5
5n⁴ प्लस n³ प्लस 2n²। सो these आर द टर्म्स। और इस तरह के क्वेश्चन में देखे थे। सो यू कैन जस्ट सी द अपर एंड लोअर बाउंड, तो उससे आपको कुछ सैंडविच थ्योरम जैसा कुछ आ जाएगा। देखो तो नाउ सी, सो मुझे ये बताओ, इसमें से अगर मैं टर्म्स देखूं तो मुझे इसमें देखना है कि ये जो है ना, ये जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये जो भी लिमिट बाद में देखेंगे, ये जो वैल्यू है दिस क्वांटिटी इज मोर देन व्हाट और लेस देन व्हाट, मुझे ये देखना है। समझ आ आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मुझे देखना है ये जो टर्म्स हैं दिस इज मोर देन व्हाट और लेस देन व्हाट, सो इससे कंपेयर करना है। सो उसके लिए क्या करते हो आप, देन यू सी कि देखो ये जो टर्म्स है, मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो यहां लिखता हूं मैं। सो विच टर्म इज हाईएस्ट, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है? दिस वन, क्योंकि यहां कम है। यस, सो n टाइम, अच्छा कितने टर्म्स है, सॉरी नॉट n साइन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, वो यहां से दिख जाएगा तुम्हें। सो यू आर स्टार्टेड विथ n², यू वेंट टिल 2n²। So n² plus 1, n² plus 1, n² plus 2, n² plus 3 up to n² plus n²। How many terms are there? So m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई? n² से, then n² plus 1, n² plus 2 and कहाँ तक गया? n² plus n²। How many terms are there? Started with n² plus 0 and went till n² plus n²। How many terms are there? अरे n+1 या n² plus 1, 1 2 3 up to n², 0 is also there, so there are n² plus 1 terms are there। so मैं n से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा था, तो मुझे लगा n टर्म्स हैं, लेकिन देखना कितने टर्म्स हैं, टोटल n² plus 1 टर्म्स हैं and each term is less than the first one। first one is the largest, so first one is the largest, so each term is less than that। so 1 upon root under 5 n⁴ plus n³ plus n²। and now again you have total n² plus 1 terms, each term is, तो इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो दिस इज द लार्जेस्ट टर्म। अगर हर टर्म में कंपेयर, इसकी वैल्यू लार्जेस्ट होगी एंड उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी। अगर 2n² डिवाइड हुआ ना, तो ज्यादा डिवाइड करो कम बचेगी, सो दिस इज लीस्ट टर्म। तो ये मोर देन इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 5 n⁴ प्लस n³ प्लस 2n²। ओके, नाउ सो दिस इज योर अल्फा। अभी मैं अल्फा ना बोल के, सपोज दिस इज समथिंग है ना, कुछ भी बोल दो, लेट्स से an है, सो अल्फा लिमिट an, आई से दिस इज an, सो an, अब यू अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हियर, लिमिट an, अब बताओ इसका लिमिट क्या है और इसका लिमिट क्या है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज लिमिट हियर, नाउ व्हाट इज लिमिट हियर, डू यू नो हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ दिस एंड दिस? n² से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, चेक करो बताओ कितना आएगा। सो यहाँ भी 1/√5 आएगा और यहाँ भी 1/√5 आएगा। सो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज थ्योरम, सेम थिंग, सो लिमिट दिस इज इक्वल टू 1/√5। सो मीन्स द अल्फा यू गॉट इज, सो द अल्फा यू गॉट इज, do not delete all, देखो, so the alpha you got this, ये जो वैल्यू आई 1/√5। now can you calculate this? हो जाएगा भाई? हाँ जी आदित्य, तुम्हारा डाउट था ना ये, हो जाएगा? so इस तरह तो, इस तरह का दो तीन कॉन्सेप्ट है। एक होता है अगर लीनियर होता, n बाहर आता 1/n टाइम दिस, तो वो भी कर सकते हैं, इंटीग्रल से हो जाए, जो सजेस्ट कर रहा था। अगर 1/n टाइम इंटीग्रल, यहाँ पे k/n का फॉर्म बनता है, then you can directly write it as integral, एक वो होता है, दूसरा इस तरह सैंडविच थ्योरम से होगा। दो तरह के कॉन्सेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन में।
संडे में एक क्वेश्चन मैंने ऐसा डिस्कस किया था, संडे है ना। डाउट क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो डाउट क्लास 10 या वीडियोस देखो, क्योंकि सीखने को मिलेगा हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 62. 1 मिनट 62, ओके 62, यस। सो द 62 क्वेश्चन इज, अगर आप फर्स्ट बैच का वीडियोस देखोगे सीक्वेंस सीरीज का, सो आई हैव डिस्कस दिस इन क्लास, है ना, व्हाइल आई वाज टीचिंग लिम सूप एंड लिमिन। सो सर मुझे तो कोई बताओ इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिम सूप ऑफ ए एन, कोई भी सीक्वेंस के लिए, स्पेशली बाउंडेड सीक्वेंस के लिए। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लिम सूप फॉर द बाउंडेड सीक्वेंस, कोई भी डिफाइन करो। हाँ, इन्फिमम सुप्रीमम समझ आया, मुझे थोड़ा नॉर्मली बताओ, सीक्वेंस सब सीक्वेंस के टर्म में बताओ। चलो थोड़ा हिंट देता हूँ, तुम्हारे पास क्या है, देखो एक बार क्वेश्चन देख लो। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट ये a 5m plus 1, this is 2, a 5m plus 2, this is 3, a 5m plus 3, this is 4, a 5m plus 4, this is 6, sorry 5, then a 5m plus 5, this is 6, उसके बाद रिपीट होगा। सो अच्छा तुम सिंपली बताओ, हाउ मेनी सब सीक्वेंसेस आर गिवन टू अस इन दिस सीक्वेंस, कितने सब सीक्वेंस है? अरे भैया कितने सब सीक्वेंस है? पहला टर्म कहां से स्टार्ट होगा? m को अगर मैं 0 रखता हूं तो 2 3 4 5 6, बताओ इस सीक्वेंस का अगला टर्म क्या होगा? अरे व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस? सीक्वेंस n बोल रहा हूं, पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 3, तीसरा टर्म 4, चौथा 5, पांचवा 6, अगला क्या होगा? 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, समझ आ रहा है? सो 2 2 2, ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है ना, सब सीक्वेंस। नेक्स्ट, सो दिस इज वन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, this is other convergent subsequence, this is other convergent subsequence, this is other convergent subsequence, this is other convergent subsequence. These are limit points, है ना, these are limit points of the sequence, not limit, limit points. So limit, if subsequence is convergent, then limit of that subsequence is called limit point. अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चलो लिमिट पॉइंट बता दिया मैंने, किसी सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसके जो लिमिट्स होंगी वो लिमिट पॉइंट होगी। नाउ यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ लिम सूप ऑफ an in terms of limit point. The largest value of all the limit points. Yes, correct. This is the definition. ये डेफिनेशन सिंपल है कि जितने भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस है उसमें से जो लार्जेस्ट होगा दैट इज द लिम सूप ऑफ द सीक्वेंस। जितने भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट लिमिट होगी सब सीक्वेंस की दैट इज द लिम इन्फ। So largest limit point is lim sup, smallest limit point is lim inf. Clear है definition? तो खुद ही बता दो मुझे, what is the lim sup of an in this question? What is this value? 6. 6 plus what is the lim inf of an in this sequence? 2. तो 6 plus 2 8, कुछ करना ही नहीं था, बस तुम्हारा definition clear है तो क्वेश्चन हो गया। किसका डाउट था ये? Is it clear? किसका डाउट था ये? Yes, sir. Clear है ना? It is fine? Yes. Yes. So just you need to know the definition of lim sup and lim inf. It is the largest limit of any subsequence, convergent subsequence, and the smallest limit of convergent subsequence, or largest limit point, smallest limit point. Largest limit point lim sup, smallest limit point lim inf. चलो next. हो गया सबका डाउट? 47 का सर सी। 47 का सी। सी और डी दोनों। चलिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट? तो सी और डी। डी में तो ये बताओ, अगर तुम 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है? वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? चेक करो, होगा ये?
कॉस को एक्सपेंड कर देंगे तो हो जाएगा। उससे भी दिख जाएगा ना। तो दूसरा तरीका है कॉस को एक्सपैंड कर लो, नहीं तो फिर मैं अगर ये लिखूंगा तो फिर मुझे इसमें यूज करना पड़ेगा लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट टाइप का। तो कॉस को एक्सपैंड कर लो, कोई बात नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस का एक्सपेंशन क्या होगा, दूसरा तरीका ये है। एक अप्रोच ये भी कर सकते हैं ट्राई, दूसरा अप्रोच हमारे पास है, हालांकि ये 0 into infinity का फॉर्म है। एनीवे देखो, सो n फ्रॉम 1 to infinity, cos x का एक्सपेंशन होता है, cos 0 1 होता है ना, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। फैक्टोरियल भाई कि नहीं, ठीक है ना ये, ये सर होता है। ठीक है। तो माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 8 बाई 8 फैक्टोरियल, लॉग में नहीं आता फैक्टोरियल, ठीक है ना। हाँ, सो ये हो जाएगा, इसको ब्रेक कर लेते हैं। सो आपका है cos 1 माइनस 1 बाई n है, तो 1 तो पहला 1 से कट जाएगा, इस 1 को उधर बुला लो, है ना, तो इस 1 को उधर बुला लो तो 1 माइनस कॉस हो गया। सो 1 माइनस कॉस उधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो रूट n रहने दो। अब x जो तुम्हारा यहाँ 1 बाई n है, ठीक है ना, यहाँ से अगर मैं 1 माइनस कॉस एक्स लिख के दिखा दूँ तुम्हें, तो इधर आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स 6 बाई 6 फैक्टोरियल माइनस एक्स 8 बाई, ये एक्सपेंशन आपको याद रखने पड़ेंगे, ई की पावर एक्स का, कॉस एक्स का, साइन एक्स का, है ना, ये सब का एक्सपेंशन याद, लॉग 1 प्लस एक्स का, ये अक्सर यूज होते हैं। तो इसको यूज कर लो तो कितना हो गया ये 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक, देख लो 2n स्क्वायर माइनस आ जाएगा, फिर स्क्वायर कर लो इसका, तो 1 बाई, है ना, और रूट n भी बाहर है, सो कितना होगा 1 बाई 4 फैक्टोरियल n की पावर 4, चलता रहेगा यही, चेक करो भाई यही आएगा कि नहीं। और अगर आप रूट n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ईच टर्म के बारे में क्या बोल सकते हो, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो फिर लिमिट कंपैरिजन हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो आप क्या कीजिए एन स्क्वायर चलिए कॉमन लेते हैं, तो एन स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो रूट एन बाई एन स्क्वायर बचेगा, तो रूट एन बाई एन स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन एन की पावर 3 बाई 2, तो आप बी एन कंसिडर कर लोगे, दिस इज सीरीज ए एन, है ना, सपोज दिस इज सीरीज ए एन, सो यू कंसिडर बी एन 1 बाई एन की पावर 3 बाई 2। अब बी एन अपॉन ए एन, मतलब ये ए एन है, तो ए एन अपॉन बी एन की लिमिट निकालोगे, एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, क्या आ जाएगी 1 बाई 2 आ जाएगी, है ना, जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक ना, तो उस केस में दिस इज कन्वर्जेंट, सो दिस इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट आ गया फिर तो देख लो, ओके है भाई, देखो इसको डाउट है। अब सी की बात करनी है आपको, है ना, अगर तुम n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ तो ये इसकी लिमिट क्या आएगी 0, ओके, बताओ भाई सी के लिए क्या करें, सर सी को अगर एक्सपेंड करके कॉमन लेंगे तो अच्छा। 1 बाई n की पावर 1 प्लस 1 बाई n आ जाएगी। किसका साइन का एक्सपेंशन लिखोगे, यस सर। तो साइन का एक्सपेंशन लिखोगे अगर तुम, तो साइन में क्या होगा, साइन में तुम्हारे पास साइन है, साइन 0 0 होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ तो तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, तो 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन का होल क्यूब, तो ये कितना बचेगा 1 बाई एन की पावर कितना n माइनस 1, तो उसे कॉमन में आएगा 1 बाई n की पावर 1 प्लस 1 बाई n। 1 प्लस 1 बाई एन, अच्छा, फिर इसको तुम कैंसिल बाई किसके साथ कंपेयर करोगे, तो bn को हम लोग ले लेंगे 1 बाई n की पावर 1 प्लस 1 बाई n। 1 बाई n की पावर एन की पावर, 1 प्लस 1 बाई n। अच्छा ये आएगा, ओके,
तो तुम 1/n कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा। ओके, अब इसके साथ जब तुम रेशियो लोगे तो लिमिट क्या आ जाएगी तुम्हारी? 1 नहीं 1 आ जाएगी। तो 1 आ जाएगी तुम्हारे पास, an/bn की लिमिट 1 आ जाएगी। सो 1 फिर से पॉजिटिव है। सो बोथ सीरीज विल कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। तो क्या हो, ये क्या होगा, कन्वर्ज करेगा डाइवर्स करेगा? तो सीरीज कन्वर्जेंट। सर अगर bn को 1/n लेके देखें सर। हाँ, सिर्फ 1/n लेंगे तो क्या होगा? तो अगर 1/n लोगे तो लिमिट क्या आएगी? पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा। तो उस केस में bn कन्वर्जेस देन an कन्वर्जेस। तो bn को तो कुछ नहीं बोल सकते, तो bn डज नॉट कन्वर्ज। अच्छा, अगर मान लो 1 तुमने, अरे n की पावर 1/n की लिमिट कितनी होती है? 1 होती है ना, तो 1 तो 0 क्यों हो रहा है फिर? सर शायद 1 ही है। हाँ, चेक कर लेता हूँ, देखो। क्योंकि अगर तुमने 1/n की पावर 1/n उस तरह लिया है तो जैसे 1 आ रहा है तब भी 1 ही आएगा। 1/n अगर कंसीडर करेंगे ना तो यही तो बचेगा, n की पावर 1/n। तो n की पावर 1/n की लिमिट 1 होती है, तभी 1 ही आएगी, 0 नहीं आएगी। चेक करो, तो 1 आएगी। तो चूंकि सीरीज bn इज डाइवर्जेंट, देन ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। समझ आ रहा भाई हिंट क्या है? sin x का एक्सपेंशन में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/n प्लस 1/n का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर 1/5 और 1/n का है ना, तो 1/n तुमने कॉमन लिया तो बाहर 1/n आया। अब n की पावर में रहने दो। अब तुमने क्या किया, 1/n को तुमने कंसीडर कर लिया bn, तो दिस अपॉन 1/n कैंसिल हो गया। n टेस्ट इन्फिनिटी लगाओगे, यहाँ 1 रहेगा और अपॉन में इसकी लिमिट, तो इसकी लिमिट भी 1 है, तो 1/1 1 ही आएगी। 1 क्या है, मोर देन 0 है, पॉजिटिव है। सो बोथ सीरीज विल कन्वर्ज एंड डाइवर्स टुगेदर। तो ये चूंकि इसकी सीरीज डाइवर्स करेगी तो ये डाइवर्स कर जाएगी, बाकी सारी डाइवर्स कर जाएगी। क्लियर है भाई? इसका डाउट है ये? यस। तो दोनों में सीरीज यूज कर लो। और भी तरीके हैं एक्चुअली, जैसे ये लोग अब एक्सपेंशन कर रहे हैं, बिना एक्सपेंशन भी हो जाएगा ये सब क्वेश्चन। आपको और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या किसके साथ कंपैरिजन करोगे या लिमिट कंपैरिजन करोगे, तो उससे भी हो जाएगा। तो उससे भी हो सकता है। एनीवे नेक्स्ट बताओ। तो ये एक अप्रोच 51। अब देखना संडे में डाउट क्लास है तो संडे का भी डाउट बचा लेना, बड़ा संडे डाउट ना रहे। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बाकी है ना टॉपिक्स के, संडे भी है। सो 51 एक्चुअली ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। अगर तुम्हें दिख रहा हो तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिखा हुआ तो है सोल्यूशन, देखो यहाँ पे। सो ये एक्चुअली 2n 1/2 की पावर के 1/2 की पावर 2n माइनस के, ऐसा लिख सकते हैं। सो ये देख के बताओ किस डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ दिख रहा है तुम्हें? बाइनोमियल है ना। सो x इज बाइनोमियल 2n, 1/2। तो ये बाइनोमियल का पीएमएफ है एक्चुअली। और जहां प्रोबेबिलिटी तुम्हें दे रखी है x की वैल्यू 0 to n, तो एक कॉन्सेप्ट आता है, जब n लार्ज है तो बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो नॉर्मल से। यू कैन अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल यूजिंग पॉइजन, है ना। यू कैन अप्रोक्सीमेट हाइपरजोमेट्रिक इनटू बाइनोमियल, ये सब अप्रोक्सीमेशन अभी हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पे जो अगला टॉपिक है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, जो हम लोग कर रहे हैं उसी में एंड में आएगा स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, द अप्रोक्सीमेशन है। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये x 0 से n में है और यहाँ से मीन कितना होगा x का, कितना होगा मीन, n होगा। तो तुम इस x को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, x माइनस म्यू अपॉन, मतलब x तुम्हारा नॉर्मल है, हालांकि अभी अप्रोक्सीमेशन हो गया, तो x माइनस n अपॉन जो भी है, क्या ही फर्क पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या ही है, निकाल सकते हो वैसे तो ये 0 हो जाएगा। z लेस देन 0 मोर देन 0, मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको हटा दो, x लेस देन n है तो z लेस देन 0 आ जाएगा, मतलब 5 0 आ जाएगा। तो जिन लोगों को स्टैंडर्ड नॉर्मल का आइडिया है तो सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल एट 0 कितना होता है, हाफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हाफ होगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा मतलब ऐसे लिमिट्स का है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी से रिलेट है, बिना प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, इसी यही तरीका है, मुझे ये समझ आ रहा है। हो सकता है कोई जो बंदा प्रोबेबिलिटी कभी नहीं पढ़ा हो, मान लो यही क्वेश्चन जैम एमए में आ गया, सेम क्वेश्चन जैम मैथमेटिक्स में आ गया, तो उसका भी अप्रोच होगा, बिना इसके भी आंसर हाफ ही आएगा। अगर कोई और तरीका, मैं प्रोबेबिलिटी यूज करके आंसर हाफ निकाला हूं, अगर प्रोबेबिलिटी कोई नहीं यूज करेगा
तब भी इसका आंसर हाफ ही होगा अगर कोई और तरीके से, और मैं ये नहीं कहा दूसरा तरीका नहीं है, दूसरा तरीका भी है ना, वो अलग बात है, मुझे भी याद है कि मैं देखना ट्राई करना पड़ेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को बिना प्रोबेबिलिटी यूज किए भी किया जा सकता है। अगर यही क्वेश्चन जैम मैथमेटिक्स में आ गया तो वहाँ कोई ना कोई टीचर या बच्चा कर लेगा सॉल्व, ये मैं भी सोचूंगा तो कर सकता हूँ, भी कर सकते हैं, कोई और अप्रोच ट्राई कर सकते हैं हम लोग भी, है ना, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा अप्रोच लगा सकते हैं, तो उससे भी हो सकता है। सम ऑफ सीरीज है ना, सर 1 प्लस एक्स की पावर 2 है। ओके, 1 प्लस एक्स की पावर 2n को एक्सपैंड करोगे तो उसका एक्सपेंशन लिखोगे तो यहाँ पे आएगा सीरीज 2n चूज k या यहाँ k x की पावर k फ्रॉम 0 to 2n होगा यहाँ पे, ठीक। अब आपको ये देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब देखो इसके आधा आधा टर्म अलग अलग कर दो, ये हाफ टर्म है ना, 0 से n है, हालांकि मैंने YouTube पे सॉल्यूशंस अपलोड किया हुआ बिना प्रोबेबिलिटी यूज किए, वहाँ पे इसी को यूज करके आई थिंक देखना। तो यहाँ पे क्या है कि इसको मैंने 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप दो टर्म हाफ हाफ कर दो, मतलब k 0 to n अलग और n प्लस 1 2 अलग, और आप NCR बराबर है ना, क्या होता है NCR बराबर NCn माइनस r, तो दोनों तुम देख सकते हो दोनों इक्वल आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। सो एग्जैक्टली आ जाएगी यहाँ पे, तो x क्या रखोगे तुम यहाँ पे, x क्या है तुम्हारा, तो यहाँ तो टोटल तुम्हारा x की पावर k हो जाता है, नहीं तुम्हारा पावर k है यहाँ पे, सो तुम्हारा पावर k है, वहाँ पावर n है, सर मैंने 1/4 को बाहर लिया। तुम इसको बाहर निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये समेशन k पे चल रहा है, इसको बाहर निकाल, तुम इसका सम लिखना है बस, देखो मुश्किल नहीं है ऐसे, तो अगर बिना प्रोबेबिलिटी के करे ये क्वेश्चन तो भी ट्राई ऐसे कर सकते हैं। देखो सो ये है समेशन 2n चूज k 1/4 की पावर n है ना, तो ये k लगा हुआ है 0 to n था, तो 1/4 की पावर n को तुम बाहर कर सकते हो, क्योंकि ये समेशन k पे है भाई, 0 to n 2n चूज k, ये k पे समेशन है, n पे नहीं है, तो ये n वाला टर्म बाहर आ सकता है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ लगा दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब तुम्हें देखना है, ठीक है, तो 1/4 की पावर n है। अब इसको देखो ध्यान से, इसको खोलोगे तो क्या हो गया, ये 2nc0 2nc1 2nc2 अप टू 2ncn, यही है ना ये। अब अगर तुमसे मैं पूछ लूं कि 2nc0 अप टू 2ncn, फिर आगे 2ncn+1 एंड डॉट 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 2nc2n, इसका सम कितना होता है भाई, भाई या बहन जो भी बताओ, कितना होता है ये 2nc0 2nc1 अप टू 2nc2n तक, 2 की पावर 2n, फाइन, ठीक। अब देखो प्रोबेबिलिटी यूज नहीं कर रहा मैं प्रोबेबिलिटी से वहां किया हूं, यहाँ प्रोबेबिलिटी यूज नहीं कर रहा मैं। अब देखो, तो अगर तुमसे पूछूं ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है, क्या तुम एग्री करोगे, चेक कर लेते हैं एक बार पहले। सो 2n को NCR बराबर NCn माइनस r से खोलोगे तो क्या 2ncn 2nc0 इक्वल होगा, हाँ या ना, Yes, sir. 2nc0 is equal to 2nc2n, NCR is equal to NCn माइनस r, उस फॉर्मूले से। फिर जो नेक्स्ट टर्म इसके इक्वल रहा होगा, कितने टर्म्स है टोटल यहाँ पे टोटल है 2n+1 टर्म्स, हाँ या ना, कितने टर्म्स बोल रहा हूं मैं, कितने टर्म्स हैं इसमें, बोलो। 0 से स्टार्ट हुआ 2n तक गया, टोटल 2n+1 टर्म्स है। अच्छा, तो इसका मतलब एक मिडिल टर्म होगा इसका, तो बीच का टर्म तुम्हें देखना है कौन सा है, तो मैं पूछ रहा हूँ 2ncn किसके इक्वल होगा, उस फॉर्मूले से 2ncn के ही, एक्चुअली ये जो है यहाँ तक नहीं यहाँ तक इक्वल होगा, तो ये वाली सम इस वाली सम के इक्वल है, ये बीच का टर्म है, इसका पेयर खुद ही है ये, ठीक। तो ये वाली सम और ये वाली सम क्या है, इक्वल है। लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को अगर मैं पूछूं तुमसे 2ncn+1 ये किसके इक्वल होगा, NCR वाले फॉर्मूले से किसके इक्वल लिखूं मैं, 2nc व्हाट, n-1, r क्यों, यहाँ n+1 है, ठीक। सो 2ncn+1 इज इक्वल टू 2ncn-1, ये इक्वल है, इसका मतलब ये है जिसका पिछला टर्म तुम देखते 2ncn-1 है यहाँ पे, ओके। सो दिस टर्म एंड दिस टर्म आर इक्वल, ओके। सो नाउ व्हाट आई हैव रिमेनिंग,
तो मैं इसकी वैल्यू इसको एक टर्म छोड़ दूं मैं, तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं मैं इसकी वैल्यू, बताओ। टू एन सी जीरो से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लो ये x है सपोज, तो x प्लस दिस, 2x प्लस दिस बराबर दिस, तो यहां से आ जाएगी 2 की पावर 2n। ठीक है। सो 1/2 की पावर इसको भी 2n कर दो। अब बचा तुम्हारे पास ये हो जाएगा एक्चुअली 2 की पावर 2n माइनस 2n cn। रुक जाओ तुम गलत कर रहे हो, 2x प्लस दिस बराबर दिस, तो यहाँ पे आएगा, मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू ये यहाँ पे है 2n cn माइनस 1 तक का सम पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। तो लेट्स से ये x है, मैं फिर से लिखता हूँ, देखो x है, सो 2x बराबर 2 की पावर 2n माइनस 2n चूज n, ओके। तो x की वैल्यू ये हाफ 2 की पावर 2n माइनस 2n चूज n, यही होगी ना, ये x है मेरा। तो यहाँ से आया 1/2 और यही 1/2 आंसर बनने वाला है, देख लो ये जो 1/2 आ रहा है वहां से। सो ये 2 की पावर 2n माइनस कितना 2n cn और आगे है प्लस 2n cn। देख लो भाई अब क्या किया मैंने ये एक्सपेंशन यूज किया, 2n c0 से वो फॉर्मूला यूज किया, ये आया। अब देख लो तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, खोल दो इसको, दिस इनटू दिस, तो यहां जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे है ना, जब इसको तुम इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रहेगा ये तो, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा 2 की पावर 2n कट जाएगा ना ये, सो 1 माइनस ये 2n cn तो था ही, 2n cn अपॉन क्या बचेगा बोलो, 2 की पावर 2n। 2 की पावर 2n, यस। मैं कुछ नहीं कर रहा, देखो मैं इसको बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, तो हाफ तो यही रह गया, ये इनसाइड शिफ्ट हुआ, तो ये वाली टर्म इनसाइड शिफ्ट हुई, तो ये आ गया। अब प्लस में 2n cn अपॉन 2 की पावर 2n, ये भी है। अच्छा ये थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम, हाफ कॉमन ले लो चाहो, मतलब जैसे भी कर लो तुम यार, इसको देख लो। सो फाइनली कहने का मेरा मतलब ये हुआ अब यहाँ पे कि फाइनली जो आंसर है, मैं अगर हाफ कॉमन भी ले लूँ तो क्या दिक्कत हो जाएगा, वहाँ 2 टाइम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐड हो जाएगा। सो कहने का मतलब मेरा ये हाफ बाहर है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये मैं हाफ बाहर कर लिया, तो बचेगा फाइनली 1 माइनस, तुम देख लो अब, तो बचेगा 1 प्लस 2n cn अपॉन 2 की पावर 2n। अब तुम अपना डिसाइड कर लो कैसे, ठीक। अब चूंकि एक्सपोनेंशियल टर्म है तो इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा होगा, इसको खोलोगे 2n cn को खोलोगे तो क्या होगा एक्चुअली, अगर तुम मान लो 2n cn को खोल भी रहे हो तो कितना होगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू अप टू 2n है, 1 इंटू 2 इंटू अप टू n, इसका स्क्वायर है। सो अब तुम्हारा काम ये रह गया ये चेक करना कि इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी। सो एट द एंड ये कोई नंबर आएगा, ये फाइनली कहने का मतलब मेरा है कि ये 1 और ये 0 पे चली जाएगी, तब तुम्हें ये वेरीफाई करना पड़ेगा, उसकी लिमिट 0 पे जाएगी, तो आंसर फिर भी हाफ ही आएगा। या इवन टर्म्स और टर्म का सम इक्वल रहता है, NC0 NC है ना, सो यहाँ पे हाफ हाफ हो जाएगी। सो ये एक अप्रोच है। अब तुम्हें बीच के एक चीज यहाँ पे डिसाइड करना है, जस्ट इसकी लिमिट 0 कैसे होगी, 2n cn अपॉन 2 की पावर 2, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, तुम कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लो, ये खत्म हो सकता है, ये खत्म नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो वहां भी तुम उस तरह कर सकते हो, कैंसिल हो जाएगा। तो एट द एंड वो चीजें, ये मैं बता दूं तुम्हें, अगर इसको खोलोगे तो मुझे थोड़ा जैसे यहाँ तक दिख रहा है, मुझे 1 3 5 7 9 ऑड रहेगा, हाँ 2 की पावर n हो जाएगी, हाँ उस तरह से कुछ बन जाएगा। तो वो उसके कन्वर्ट हो कहीं ना कहीं तुम्हें, है ना, 2 2 2 बाहर निकाल लो, उस तरह से चेक करना क्या होगा, 2 की पावर n होगी, ठीक है। फिर 2 की पावर n कैंसिल कर देगी, फिर नीचे n फैक्टोरियल भी तो है, एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। एनीवे तो अब तुम्हारा है एक फैक्टर जब कैंसिल होगा तो ऊपर n टर्म्स बचेंगे और हाँ। सब में से 2 2 कॉमन आ जाएगा, ओके ठीक है, तुम प्रूव कर देते, आंसर यहाँ पे 1/2 आ गया। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि बिना प्रोबेबिलिटी यूज किए जस्ट ये एक्सपेंशन से यूज हो गया, हालांकि इनडायरेक्टली एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम में यूज होता है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, बाइनोमियल थ्योरम को अप्रोक्सीमेट किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड देन आंसर निकाला, तभी आंसर सेम आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ,
तो आज इसकी तीसरी डाउट क्लास है सीक्वेंस सीरीज की, संडे 7 to 10। आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे है ना, संडे 7 to 10 होगी। तो उसमें भी कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, सीक्वेंस सीरीज या प्रोबेबिलिटी या है ना जो हम कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल, कोई भी आगे का भी चीज डिस्कस कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में था कि an + 1 माइनस an हाँ an + 1 माइनस an mod लेस देन इक्वल्स टू, इसका मॉड, यस सर, हाँ लेस देन इक्वल्स टू n² / 2n 2n या 2 की पावर n, 2 की पावर n। हाँ सही ये कन्वर्जेंट होगा ये मुझे ये बताओ इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी? 0 पे। 0 पे। तो इसका मतलब ये जो हमारा ये तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है कॉची सीक्वेंस हो गई। ये डेफिनेशन है कॉची, तुम्हें पढ़ाया ना वो क्या कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस बनाया था मैंने, ये कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस हो गई एक्चुअली। 0 पे जा रही है ना, इसका मतलब ये है कि इट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। इसका मतलब हमने ये दिखा दिया, ये थ्योरम है कि जब ये टर्म अगर 0 पे चली जाए, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस जाके देखो जो मैंने पढ़ाए होंगे फर्स्ट बैच, सेकंड बैच जो प्रदीप जी ने पढ़ाया था, तो मैंने कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस नाम का एक टॉपिक बैच 1 में पढ़ाया है। बैच 1 के सीक्वेंस सीरीज के वीडियोस देखो जहाँ पे शुरू वाले, तो उसमें ये पढ़ाया होगा। तो ये टर्म 0 पे जा रही है, मतलब ये लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर एनी एप्सिलॉन यू चूज। और इसका मतलब क्या है कि हर टर्म अपने नेक्स्ट टर्म के बहुत क्लोज है, क्लोज का मतलब लेस देन एप्सिलॉन, जिसका मतलब ये हो गया कि दिस इज अ कॉची सीक्वेंस। और कॉची सीक्वेंस है इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये थ्योरम है ना। सो हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची है आर में, रियल सीक्वेंस में। तो हो गया प्रूफ, यस सर लेकिन n की वैल्यू को 2 रख दिया तो लेस देन इक्वल्स टू 1 चली जाएगी। कोई प्रॉब्लम, हमें लार्ज एन के लिए बात करना है। कोई सीक्वेंस का कन्वर्जेंस लार्ज एन पे डिसाइड होता है। शुरू का तुम कुछ टर्म छोड़ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सम फाइनाइट ही रहेगा। तो कन्वर्जेंस लार्ज, तुम्हें एक थ्योरम फिर से बताता हूं, हमने एम टेल नाम का एक टॉपिक पढ़ा था वहां पे। तो किसी सीक्वेंस का टेल कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। टेल का मतलब पूंछ हो गया, तो शुरू का तुम 1 लाख टर्म छोड़ भी दो ना, उसको सीक्वेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कन्वर्जेंस पे। पहले 1 लाख टर्म छोड़ दो, तुम 1,01,000 से स्टार्ट करो, और उसके बाद के जो सीक्वेंसेस के टर्म्स हैं अगर वो कन्वर्जेंट है तो पूरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तुम शुरुआती वाली बात कर रहे हो, तो स्टार्टिंग वाले टर्म्स का छोड़ दो, तुम वेरी लार्ज एन के लिए बात करो। जो लार्ज एन के लिए बिहेवियर है सीक्वेंस का, वो एक्चुअल बिहेवियर है सीक्वेंस का, ठीक। तो इसीलिए वहां थ्योरम मैंने ये लिखाए थे कि जब an + 1 माइनस an लेस देन इक्वल टू, मान लो कोई ऐसा आ गया an टाइम कुछ भी है, सीक्वेंस an टाइम समथिंग, मान लो an ही है, और या bn नया सीक्वेंस, इफ दिस गोज टू 0 देन दिस इज कॉची सीक्वेंस। देखना वहां थ्योरम लिखा रखा मैंने, दिस टाइम k मान लो, सो फॉर एग्जांपल दिस टाइम सम k, तो दिस है ना k पॉजिटिव जहां पे रहेगा, सो देन दिस इज कॉची सीक्वेंस, कॉची इज कन्वर्जेंट। थ्योरम है, थ्योरम से हो गया कन्वर्जेंट, कॉची है तो कन्वर्जेंट। नेक्स्ट, हाँ k पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है? हाँ k पर रहेगा, k फाइनाइट नंबर कोई होगा, पॉजिटिव फाइनाइट नंबर होगा, और bn 0 पे जारी होगी। ठीक है, चलो तो आज डाउट में ही चला गया। पिछले 3 क्लास हम डाउट ही कर रहे हैं, संडे पे डाउट होगा, फिर अब नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, फिर लीनियर अलजेब्रा, खत्म हो जाएगा। 4 टॉपिक है आपके मैथ्स पोर्शन में, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और फिर लीनियर अलजेब्रा। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना, तो वो देखेंगे। ठीक है, अभी पहले संडे में जो डाउट क्लास है उसके बाद फिर देखो क्वेश्चंस में फोकस करो, थ्योरीज उसके साथ क्लियर हो। मान लो ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने एक थ्योरी बता दी, अब ये जाकर पढ़ लो तुम, तो उससे वो चीजें, थ्योरी जानना जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेकिन सिर्फ थ्योरी से क्वेश्चन जरूरी नहीं सॉल्व होगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ेगा कहाँ दिक्कत है। जैसे यहाँ दिक्कत था, मैंने कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस आगे पढ़ो, ये उस बुक में भी है जो बार्टल एंड सेवर्ट की है, उस बुक में है ये टॉपिक, वहाँ जाकर तुम पढ़ सकते हो। तो इस तरह से तो उसमें देखो जाके। ठीक है, चलो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।